रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना? सबको मैसेज गया आप लोगों तक? यस सर। ओके, ठीक है सर। तो फिर ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दिया क्योंकि एक तो कल का क्लास ऑफ रहेगा, लेकिन कल क्लास मिलेगा आप लोगों को। जो लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो उनको मैं यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर आप लोगों को मैं यूट्यूब में प्रीमियर भी दे सकता हूँ। ठीक है, आप लोग अटेंड ज़रूर कर लेना। ठीक है, मतलब क्लास मिस मत करना। मैं लाइव नहीं ले पाऊँगा बिकॉज मेरा कुछ घर में पर्सनल काम है, तो मुझे थोड़ा 2-3 दिन के लिए नेटिव जाना होगा। ठीक है, एक्चुअली कुछ पूजा का मैटर है, तो इसलिए जाना है। और लेकिन क्लासेस आप लोगों का चलता जाएगा। मैं लाइव नहीं दे पाऊंगा, मैं और मैम, लेकिन जिसका जैसा क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल एज यूट्यूब प्रीमियर कुछ ना कुछ चलता जाएगा। जिनका क्लासेस सामने हैं, मतलब जरूरी है, चलता जाएगा। ओके, हाँ प्रियाक्षी কিছু বলছিস? প্রিয়াক্ষী, প্রিয়াক্ষীর আওয়াজ পাচ্ছি না। ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो बेसिकली, लेकिन सर आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे सर? सर एक्चुअली इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस साइकिल। इट्स अ, ये जो टॉपिक है इसको ना तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर सकता हूँ या फिर ना तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैटर बोल सकता हूँ, कनेक्टेड विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है, आज का जो टॉपिक है, ये बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स का एक कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट है, बट इट्स इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों को हल्का फुल्का क्लास में पहले भी बोला, आज थोड़ा डेप्थ में बात करूंगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है बिजनेस साइकिल। ओके सर, बिजनेस साइकिल जानते हो आप लोग, सुने हो क्या कभी बिजनेस साइकिल? यस सर। नहीं सर। सुना? ओके सर। तो बेसिकली ये जो आज का टॉपिक है ना इकोनॉमिक्स में, ये टॉपिक चार्टर्ड एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरीज दोनों के केस में ये टॉपिक बड़ा ही वाइटल पॉइंट काम करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये टॉपिक को रखा जाता है। तो बेसिकली इन पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में कुछ स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फीलिंग ऐसे आएगा बिकॉज ये जो बिजनेस है ना, इसका एक गजब का साइकिल होता है, मतलब उठना गिरना। ऐसे एक कविता याद आ रहा है सर। सर कौन सी कविता? आप लोग हिंदी कविता सुनते हो? ये हिंदी कविता में एक कविता, एक कवि हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। उनका एक लाइन है सर, बड़ा बड़ा ही फेमस कविता है कि वो मेहनत कर हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुना है क्या आप लोगों ने? डर के नौका पार नहीं। हाँ, डर के नौका कभी पार नहीं हो। पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसमें एक लाइन है सर, कहते हैं कि नन्ही चींटी जब ताना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर क्या होता है सर? 100 बार फिसलती है। 100 बार फिसलती है, लेकिन फिर भी मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुना होगा आप लोगों ने। यह सब बुक में था 8 में। बुक में था? हम लोग तो बुक में नहीं पढ़े सर, बंगालीज में पढ़ा नहीं जाता। हम लोग तो ज़्यादातर रविन्द्रनाथ टैगोर, जीवनानंद दास, सुकुमार रॉय, ऐसे पोएट को पढ़ते हैं जो रीजनल पोएट है यहाँ का। हरिवंश राय बच्चन जी या फिर मुंशी प्रेमचंद जी, इन लोगों को हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन सर ये हम लोग के स्कूल डीएवी उसमें उसका अपना ही बुक था। एक क्लास 8 तक खुद का बुक। अच्छा, तो हम लोग तो सर ऐसे ही, मतलब मैं तो अपने इंटरेस्ट में बाद में ये सब थोड़ा पढ़ने का आदत डाला था। ऐसे हिंदी थोड़ा सीख गया था मैम से, तो थोड़ा हेल्प हुआ। बचपन में थोड़ा हिंदी पढ़ा भी था, थोड़ा ही हिंदी पढ़ा था, मतलब 2 साल। उसके बाद मैम से साथ रह के बचपन से दोस्ती है, तो हिंदी में थोड़ा प्यार हो गया था, तो इसलिए हिंदी कविताओं में भी समझने का एक हो गया, तो पढ़ते हैं कभी कभी। तो सर क्यों ऐसे क्यों बोला कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिर भी मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की या हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मैं इसलिए बोला बिकॉज ये जो बिजनेस साइकिल है ना, ये बिजनेस साइकिल आपको ना कुछ ऐसा ही फीलिंग देगा सर। एक्चुअली ना ये जो बिजनेस होते हैं ना सर, ये जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस का जो चढ़कर गिरना और उठकर, मतलब बेसिकली चढ़कर गिरना एंड गिर कर चढ़ना अखरता है, उसमें एक लाइन भी है। ठीक है, ये जो चींटी होता है ना, ये कभी चढ़ता है फिर कभी गिरता है। हाँ सर,
गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना, ठीक है। चढ़ने के बाद गिर जाना और गिरने के बाद फिर से चढ़ने का जो ये जो एबिलिटी है ना सर, चीटी का, चीटी समझते हो ना आप लोग? अरे अर्पिता, एंड अर्पिता चीटी माने की रे? पिपड़े, ताई तो? पिपड़े। पिपड़े, यस, ठीक है। चीटी एक फेमस कैरेक्टर हुआ करता था ना वो रोबोट मूवी में, ये अपना क्या नाम है, रजनीकांत, चीटी था नाम हुआ था उसका, और रोबोट ना क्या नाम था मूवी का? चिट्ठी हाँ, चीटी, चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी, जो भी हो, ठीक है। तो देखो सर, बेसिकली मैं इसलिए ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ बिकॉज आपको मुझे बिजनेस साइकिल के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना है। चलो फिर जल्दी जल्दी पॉइंट में आते हैं। सर बिजनेस में ना एक कुछ स्टेजेस होते हैं, ठीक है। ये स्टेजेस का क्या नाम है सर? जैसे मानो कि एक्सपेंशन, ठीक है। बिजनेस में जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, जैसे आप लोग सर प्रोडक्शन पढ़े हो, अरे आप लोग प्रोडक्शन देखे, आप लोगों ने यूटिलिटी देखा, आप लोग कॉस्ट भी देख रहे हो आजकल, कोई कोई करके कर भी रहे हो, ऑलरेडी कर चुके हो, कॉस्ट, मार्केट, थ्योरी ऑफ मार्केट। तो जब भी आप ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट ये सब पढ़े हो, वहाँ पर भी आपको कभी बहुत सारा ग्राफ देखने को मिला। तो उसमें आपने देखा सर कि बिजनेस स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक टाइम के बाद बिजनेस ऐसे करके, ऐसे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में जो लेटेस्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, हाँ सर याद आ रहा है क्या? अरे ये ग्राफ हाँ कुछ, सर। ये ग्राफ याद आ रहा है ना? देखो, ये देखो मार्जिनल प्रोडक्शन नीचे आ गया, एवरेज प्रोडक्शन एवरेज में रह गया, टोटल प्रोडक्शन एक सर्टेन टाइम के बाद नीचे गिरा। सर एक्चुअली ये जो प्रोडक्शन का खेल है ना, ये कहीं ना कहीं बिजनेस साइकिल के साथ कनेक्टेड है। तो आज ना मैं आपको वो, नहीं है हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर नहीं है कि स्टार्टिंग से नहीं है या अभी नहीं है? स्टार्टिंग से नहीं स्टार्टिंग से नहीं है। बोलना ना सर, कितना सारा चीज तब से दिखा रहा हूँ, आप लोग भी ना, अरे मेरा कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, आप लोग थोड़ा बता दिया करो कि सर स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा अभी देखो दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर अभी दिख रहा है। ओके ठीक है सर। ठीक है देखो, प्रियाक्षी, नहीं आ रहा है मेरा आवाज, प्रियाक्षी को मेरा आवाज नहीं आ रहा है। ओके मैं फिर बाद में दे दूंगा फिर, और कोई उपाय तो नहीं है मेरे पास, तो बहुत देर से कौन आ गया? प्रियाक्षी ट्राइंग, कोशिश करे जा रहे तब से, रुको सर थोड़ा देख लेते हैं प्रियाक्षी का। हाँ प्रियाक्षी बोल, आवाज आ रहा है क्या? या फिर ये बारिश के कारण नेटवर्क इश्यूज भी हैं किसी किसी का थोड़ा सा? हेलो, ओके ओके ठीक है, अगर मेरा आवाज आ रहा है तो भी चलेगा, सुन ले। तो बेसिकली जैसे मैं आपको प्रोडक्शन रिलेटेड मैटर में बता रहा था कि प्रोडक्शन में जैसे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन बेसिकली बिजनेस को संभालते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी ना बिजनेस का एक ओवरऑल साइकिल कॉन्सेप्ट है जिसमें बिजनेस एक्सपैंड होते हैं, बिजनेस पीक में पहुंचते हैं। इसका और भी एक नाम है पीक में पहुंचने का। इसको इकोनॉमी में अगर मैं ये साइकिल इकोनॉमी का साइकिल बना देता ना, तो इसको बूम बोल देते। क्या बोलते थे सर? बूम, बूम समझते हो सर? बूम, हाँ, बूम मतलब क्या? बूम मतलब एकदम ऊंचाई तक जब कोई चीज पहुंचते है ना, उसको बूम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सर साइड हमें अफरीदी, कैसे पता चलेगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एकदम पीक है, उससे ऊपर और नहीं जा सकता? बिजनेस तो उससे ऊपर भी जा सकता है, मतलब जितना एक्चुअली पीक है। एक्चुअली देखिए ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, मतलब इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। मतलब आप जैसे पूछ रहे हो ना, जैसे स्टॉक मार्केट में कैसे पता है कि ये स्टॉक मार्केट हाईएस्ट में है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, है ना? जैसे मानो कि सेंसेक्स, निफ्टी, हाँ, इसके लिए इसका जवाब देने के लिए मुझे आपको बहुत चीज़ बताना पड़ेगा। चलो मैं आप पूछ लिए तो मैं बिजनेस साइकिल का ही पॉइंट है, तो आपने अच्छा सवाल किया कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये आगे जाएगा कि नीचे आएगा, या बूम में है कि और नीचे आएगा, कैसे पता चलेगा? सर ये बिजनेस करते करते पता चलता है। सर ये कैसे बात कर लिया आपने, बिजनेस करते करते पता चलता है? जैसे अगर आप देखोगे
ये मैंने सेंसेक्स आपके सामने रखा, ये सेंसेक्स जस्ट अ पैरामीटर, जस्ट एन इंडेक्स। हाँ, ये बस एक इंडेक्स है, इकोनॉमी का एक छोटा सा पैरामीटर है। मतलब इकोनॉमिक्स में, मतलब इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें प्राइवेट कंपनीज भी बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बिजनेस करते हैं, वो सब इसके अंदर नहीं है। ये सिर्फ कुछ कंपनीज का डेटा है, जहाँ पर 30 कंपनीज का डेटा लेके सेंसेक्स बना है, ठीक है। या फिर आप निफ्टी को देख लो, अब निफ्टी को देखते हो तो ये कुछ 50 कंपनी का डेटा लेके निफ्टी बना हुआ है, ठीक है। तो ये सेंसेक्स निफ्टी, ये दोनों जो इंडेक्स बनाते हैं, इससे हमें इकोनॉमी के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई इंडियन इकोनॉमी अच्छा जा रहा है, खराब जा रहा है। जैसे लास्ट एक महीने में अगर आप देखोगे कि 18,000 से 16,000 की आ गया है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो कोरोना जो न्यू वेव आ रहा है सर, आप लोगों को पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी इसका चालू हो गया ना। अरे ओमनिकॉन, अरे नाम तो सुना होगा। ये जो रिसेंट जो मार्केट में आप देख रहे हैं ना, डंग 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 करते करते नीचे आ रहा है, ये ओमनिकॉन एक वन ऑफ द रीजन है। उससे पहले कुछ ये भी रीजन था, जस्ट लाइक जैसे कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहा है बिकॉज मार्केट लास्ट 3-4 महीने में बहुत हाई गया है, तो अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक करके पैसा कमा लेते हैं, तो ये भी एक रीजन था। तो ढेर सारा रीजन स्टॉक मार्केट रिलेटेड होता है। बट नाउ मेरे को सवाल जो पूछा गया है आदृति की तरफ से कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी बूम है कि नहीं, या फिर बिजनेस अपने हाईएस्ट लेवल में है कि नहीं। सर ये सिंपल सा तरीका है। जैसे आप क्या बताओगे, फ्लिपकार्ट या पेटीएम ये अपने बिजनेस के बूम में है कि और आगे बढ़ सकता है, क्या लगता है, जल्दी बताना मुझे, बोलो सर। पेटीएम जैसा बिजनेस या फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस, इनका मार्केट और आगे बढ़ सकता है, या फिर ये जितना बिजनेस किया बहुत कर लिया, क्या आगे फीलिंग बढ़ है? सकता है। विश्वजीत बोला आगे बढ़ सकता है। मैं आदित्य को भी पूछना चाहता हूँ, सर आगे बढ़ सकता है। क्यों क्यों बोला आगे बढ़ सकता है? सर क्योंकि अब ज्यादातर डिजिटल हो गया और वायरस आ रहा है, उससे और भी ज्यादा डिजिटल हो रहा है। मतलब कहने का मतलब यही है ना कि सर इसके बिजनेस में भी स्कोप बहुत है, ये तो बस शुरुआत है यस। इसका, है ना, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। मतलब ये जो पेटीएम जैसे कंपनीज का अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। मतलब अगर मैं सिर्फ इंडिया का बात करूं, 135 करोड़ पॉपुलेशन में कम से कम 50% पॉपुलेशन को भी ये सर्विस दे दे तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो हार्डली 2-3% लोग ही इसका सुविधा लेते हैं। तो जिस तरह से डिजिटल जमाना हो रहा है, जिस तरह के डिजिटल कॉन्सेप्ट डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा है, उसमें पेटीएम जैसे कंपनीज का फ्यूचर बहुत लंबा है ना। तो जैसे आपने ये एजम्पशन लगाया ना सर कि सर इसका फ्यूचर लंबा है, तो अभी क्या बोलेंगे कि इसका बूम या फिर ये डाउन में, ऐसे पेटीएम तो स्टॉक मार्केट में आने के बाद एकदम नीचे ही गिरा है, बट फिर भी जस्ट सिंपल क्वेश्चन सर कि इसका फ्यूचर है। नायका के बारे में क्या बताओगे सर, नायका के बारे में क्या बताओगे कि इसका अभी फ्यूचर बहुत है कि बस हो गया इसका स्टॉक मार्केट लिस्टिंग हाँ में सर, अच्छा? ये पॉपुलैरिटी तो बहुत है। हाँ, पॉपुलैरिटी बहुत है, और इसका मार्केट में जैसे ही वो आया, ये आया था ऑलमोस्ट इसका 1100-1200 में आया था आईपीओ। उसके बाद 800 के आसपास लिस्टिंग डे में गेन किया, उसके बाद तो 2400 तक पहुंचा था सर, अप टू 2400 तक ऑलमोस्ट ये रीच किया था। एंड उसके बाद ये नीचे गिरा था थोड़ा सा, एंड फिर अपने आप को फिर से 2200-2400, एंड आफ्टर दैट फिर से ये मार्केट फिर से डाउन हुआ ना, तो ये भी नीचे गिरा। तो ये तो शॉर्ट टर्म अप डाउन है, बट क्वेश्चन इज दैट नाइका का बिजनेस ग्रो करेगा। कैसे पता चला आपको, कैसे पता चला कि नाइका का बिजनेस ग्रो करेगा, अभी भी बहुत बाकी है इसका, कैसे पता चला? अरे बोलो, कैसे बताया आपने? क्योंकि सर पॉपुलैरिटी है, सेल हो रहा है, लोग लोग पसंद कर रहे हैं और इसका फ्यूचर है आगे। सबसे बड़ी सर जो बात है सर, कॉस्मेटिक्स एंड यही तो इनका मेन है ना नाइका का, मतलब कॉस्मेटिक्स एंड अपैरल का जो मेन बिजनेस है, मेनली कॉस्मेटिक्स इनका मेन आइटम है ना, मैं जितना जानता हूँ। मतलब बाकी सब भी तो बाकी कंपनीज भी है, बट बेसिकली लड़की लोगों को फोकस करके इनका बिजनेस है। और लड़की लोगों में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का जो नेटिव एरियाज है, ठीक है, सिटी एरिया में तो फिर भी लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ठीक है, इंडियन सिटीज़ में ऑप्शन बहुत है, बट इंडिया का एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन गांव में भी रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं सर, है ना, स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स में रहते हैं, स्मॉल विलेजेस में रहते हैं, उन तक भी पहुंचा जा सकता है ना।
थ्रू डिजिटल। हाँ सर, आजकल तो हो रहा है, ऑलरेडी पहुंच गया काफी सारा कंपनी। और नायका का डिलीवरी, मैं आपको बोल रहा हूँ, झाड़ग्राम के जंगल में भी डिलीवरी है इनका, ठीक है। बड़ा अच्छा अच्छा डिलीवरी कंपनीज भी आया है मार्केट में। जैसे एक अच्छा कंपनी का नाम याद आया जो सिर्फ डिलीवरी के लिए आया है सर, इसका नाम है डिलीवरी। ये भी स्टॉक मार्केट में कुछ दिनों में लिस्टेड होने वाला है सर। डिलीवरी नाम सुने सर आप लोगों ने? हाँ, आप लोग भी देखना, कई बार ऑर्डर देते होंगे तो डिलीवरी आपको पहुंचा के देते। जैसे फ्लिपकार्ट का खुद का है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा ऑर्डर का एरिया है, ई कार्ट लॉजिस्टिक्स, वैसे ये डिलीवरी है, ठीक है। इंडियन लॉजिस्टिक एंड ई कॉमर्स सप्लाई चेन कंपनी। तो ये सब कंपनीज क्या कर रहा है सर, गांव गांव तक, मतलब कोर से कोर एरिया में जाकर डिलीवरी करके आ रहे हैं। और क्या चाहिए, बस यही तो फ्यूचर समझाते हैं कि जो जगह अभी भी अनटच्ड है, जो जगह पे अभी तक पहुंच नहीं पाया कंपनीज या बिजनेस, मतलब कंपनी का ग्रोथ है। समझे कि नहीं? अगर कंपनी या बिजनेस का ग्रोथ, दिल्ली का अमेजोन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट, इसका डिलीवरी का जो है ना, इसका अमेजोन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ हाँ, बहुत सारे, नॉट जस्ट अमेजन, बहुत सारे ई कॉमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं ये, नॉट जस्ट अमेजन, ठीक है। ये डिलीवरी का ही काम करता है, इसका काम ही है डिलीवरी करना, ठीक है। इसी नाम पे ये बना हुआ है कंपनी। तो सर ये जो बात मैं कर रहा हूं ना अभी आपसे, इससे आपने क्या देखा? इसमें आपको देखा कि भाई कंपनीज का अगर ग्रोथ है तो इकोनॉमी का भी ग्रोथ है। लेकिन दो चार कंपनी से तो इकोनॉमी नहीं समझा जा सकता ना सर। लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर आप इस तरह से दो की जगह अगर 2000 कंपनी को रीड करोगे, ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज को ही रीड कर लो, हाँ, तो भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से समझा जा सकता है सर कि इकोनॉमी बूमिंग है कि इकोनॉमी नीचे गिर सकता है। इसी तरह से आइडिया लगाते हैं। ऐसे रिसर्च करने का बहुत सारा पैरामीटर है, बट कुछ चीज़ें अंदर से समझना पड़ता है। अगर आप मुझे बोलो कि सर व्हाट अबाउट इंडियन इकोनॉमी, मैं बोलूँगा सर इंडियन इकोनॉमी बहुत दूर जाने वाली इकोनॉमी है। अभी तो इंडियन इकोनॉमी का एक्सपेंशन ही चल रहा है, ये मेरा मानना है। बिकॉज मेरा मानना क्यों सर, कोई और कुछ और भी कहते हैं सर, हाँ सर, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सोच है। बट मेरा मानना है कि मैं तो पूरा इंडियन इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव सोच रहा हूँ। चाहे कोई भी कोरोना आए, ओमनिकॉन आए, बट इकोनॉमी बढ़ेगा हम लोगों का, कोई नहीं रोक सकता। कमिंग 50 ईयर्स इंडिया के लिए मतलब ऊंचाई पहुंचने का जगह है सर, एकदम। इंडिया बूम में पहुंचेगा, अभी बूम इसका आया नहीं है, ठीक है, आएगा इंडिया बूम में, क्योंकि इंडिया में अभी भी गरीबी है, इंडिया में अभी भी मतलब एडुकेशन लैग है, इंडिया में अभी भी मतलब लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ में अभी बहुत सवाल उठता है, ठीक है। बिकॉज अभी भी इंडिया में लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लड़की लोगों के लिए जो स्पेशल फैसिलिटीज होना चाहिए, लड़कियों के लिए स्पेशली जो मतलब जो सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए, गर्ल्स का एडुकेशन को लेके सब कुछ, ठीक है। लड़का का जो मैटर अगर मैं बात करूं, मतलब ऐसा नहीं कि गर्ल्स एडुकेशन इज इंपॉर्टेंट, मैं तो मानता हूँ उससे भी ज्यादा बॉयज एडुकेशन ज्यादा जरूरी है। बट कहने का मतलब यह है कि अगर किसी जगह में बहुत सारा लैक है तो उसमें ग्रोथ तो बनेगा सर, और ऊपर से इतनी बड़ी आबादी, तो ग्रोथ तो बनेगा सर, एकदम सिंपल। जैसे यहाँ पर देखो, आप कुछ कंपनीज है जो ओवरऑल सर कंट्री, जितना ग्रोथ हो रहा है हाँ इकोनॉमी में, वो डिफरेंस भी, इनकम डिफरेंस भी ज्यादा हो रहा है ना। मतलब जो रिच है वो रिच हो रहा है, जो गरीब थे वो आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। सो हाउ कैन यू से कि इंडियन इकोनॉमी में उन लोगों का बाद में फायदा होगा जाके? अब तक तो उतना कुछ फायदा हुआ नहीं, स्लम्स इनफैक्ट बढ़ रहे हैं। सर अगेन क्रिटिकल क्वेश्चन कर रहे हो आप। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊं, अगर आप देखो, ये कुछ चीज़ें ना मतलब कहने के लिए हैं, और कुछ चीज़ें खुद प्रैक्टिकल देखने के लिए है, ठीक है। मतलब आई अंडरस्टैंड कि रिच बिकम मोर रिचर एंड पोर बिकम पोरर, ठीक है। इट्स सीरियसली आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर। आपके घर के बगल में, आप जहां पर भी रहते हो, ठीक है, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, अगर आपका कोई नेटिव है वहां पर जो लोग रहते हैं, आप एक बार जाके देखो, ठीक है। जो बंदा पहले बेकार था, अभी वो रिक्शा पुलर बना। रिक्शा पुलर जो थे वो अभी टोटो या ऑटो चलाते हैं। आप पूछो जाके देखो एक बार, टोटो या फिर ऑटो कुछ तो चलाते हैं। पहले उनका ना कच्चा मकान हुआ करता था। कच्चा मकान समझते हो, मतलब क्या बोलते हो उसको, मतलब 8 दिन जो चीजें होते हैं ना, मिट्टी का बना हुआ घर, ठीक है, जैसे सिंपल मिट्टी का बना हुआ घर हुआ करता था। अभी उनका पक्का मकान बन रहा है सर। अब देखना, गांव साइड में भी मैं जाके देखा सर, मेरा नेटिव्स में वगैरह में, मतलब वेस्ट बंगाल के डिफरेंट नेटिव एरिया में
बहुत सारे लोग रहते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। आप कभी होगा, मैं जाके देखा सर, एकदम गांव गांव का बात कर रहा हूँ, जहां सच्चाई दिखता है, ठीक है, झूठा कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मानो कि सिंपल बात है कि भाई इसका घर नहीं था, मैं जाके देखा, अरे बाबा 2 तला घर बना लिया। क्या करता है ना, कोई सोना का काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई टोटो चला रहा है। तो अगर आप मुझे पूछोगे, हाँ अगर आप मुझे बोलोगे सर कॉम्पिटिटिवली ग्रोथ, हाँ समाज में कुछ ऐसे लोग भी है जो काफी अच्छा कमाया, लेकिन कॉम्पिटिटिव ग्रोथ हुआ है। जिनके घर में एक टाइम था कि वो दूसरों के घर में जाके काम करता था, आप किसी के घर में वो काम नहीं करता, किसी के घर का नौकर नहीं है, वो अभी खुद का काम करता है। पहले दूसरे के घर में पोछा लगा के काम करता था, अभी पोछा लगाने नहीं आता, बर्तन नहीं धोने जाता, वो खुद का कुछ करता है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जानते हो आप लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ SHG, ये बंधन बैंक, डिफरेंट बंधन माइक्रो फाइनेंस ग्रुप ने क्या मिलके किया कि डिफरेंट लेडीज का ग्रुप बनाया, महिलाओं के। वो लेडीज ग्रुप क्या करते हैं, ये विश्वजीत का घर में, विश्वजीत के बारे में तो आपको पता ही है, विश्वजीत तो क्लास में बड़ा एक्टिव रहते हैं। विश्वजीत का जो चाची है ना, इनको पद्मश्री मिला है, आपको आप लोगों को पता है सर, मैं पहले भी बोला क्लास में शायद। हेलो, ये एक्चुअली ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम विश्वजीत के घर में होता है। कह रहे विश्वजीत, मैं सही बोला कि नहीं? यस सर। ठीक है विश्वजीत, मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये जो किसान चाची राजकुमारी देवी, ए तेरे चाची को कब मिला था पद्मश्री, बता मुझे एक बार, कौन से ईयर में मिला था? 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गया। ये देखो सर, ये किसान चाची, ये विश्वजीत की खुद की चाची है सर। आप लोग चाहो तो विश्वजीत से इंटरव्यू लेके, मतलब विश्वजीत से पूछ के इनके पास जा सकते हो, ठीक है। ये किसान चाची ये क्या करते हैं मुजफ्फरपुर में? विश्वजीत तू ही बता, क्या करते हैं, एक बार सेल्फ बता। हेल्प ग्रुप है, मतलब और सबको मतलब आती है वहाँ पे और काम करती है। जैसे ये हो गया अचार बनाना, ये सब उसका फिर मतलब कैसे बनेगा, क्या कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब करना। और उसके लिए फंड जुगाड़ करके देना। हाँ सर, हाँ, फंड पैसा जुगाड़ करके पैसा देना। पैसा पैसा चाहिए ना, तो फंड जुगाड़ करके देना। ठीक है, तो ये किसान चाची करते हैं। बिहार गवर्नमेंट से, वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से, दोनों जगह से इनको ये भी मिला, ठीक है, मतलब कि भाई गजब का काम कर रहे हैं। सच में ऐसा काम करना भी चाहिए। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप बना रहे सर, सिंपल बात है, एंटरप्रेन्योरशिप बना रहे। जैसे कल में वो अमिताभ बच्चन की पोती है ना सर, क्या नाम है अमिताभ बच्चन की पोती का, जानते हो? अरे वो नव्या, क्या नाम है अमिताभ बच्चन की बेटी नव्या की? नवेली शायद, पता नहीं। हाँ, नव्या नवेली मोस्ट प्रोबेबली। तो उन्होंने उसका वो केबीसी में आया है, तो अपने बच्चन साहब के साथ बातचीत कर रहे, तो उसने एक वर्ड बनाया, तो उसके बारे में बच्चन साहब बता रहे थे कि एंट्रोप्रनरी, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एंट्रप्रेन्योर, तो एग्जैक्टली वो एंट्रप्रेन्योर से एक वर्ड बनाया, और वर्ड का नाम दिया सर एंट्रप्रेनरी, ठीक है। तो वो बेसिकली उनका मानना है कि एंट्रप्रेनरी मतलब आप समझ गए होंगे कि इंडिया का हर नारी जो है वो एंट्रप्रेन्योर बने, ठीक है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। उसका जो ये वर्ड है एंट्रप्रेनरी, एंट्रप्रेनरी, ठीक है, नारी, नारी इन द सेंस ओमेन, ठीक है। तो ऑलरेडी इस चीज में काफी सारे लोग, जिसमें किसान चाची एक है, ठीक है, और भी काफी लोग हैं जो ऑलरेडी काम चालू कर दिए हैं सर। ये इंडिया का रिवोल्यूशन है सर, बढ़ रहा है इंडिया। अब सोचा करो, देखा करो, ठीक है। आप घर के बगल में उतरो, अब पूछो लोगों से कि दादा 20 साल पहले आपका घर का कंडीशन, जो गरीब थे, क्या आज उसके पॉकेट में पैसा है? आस्क देम। ये जो लोग पहले कुछ नहीं करते थे, रॉक में अड्डा लगाते थे, आज जोमेटो स्विगी से थ्रू से डिलीवरी कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। वो रॉक में बैठ के दूसरे के लड़कियों को छेड़ना, अलग अलग काम करते थे, वी ऑल नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। 25 ईयर्स बैक द कोलकाता रॉक अड्डा, ये सब खत्म हुआ है। कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे हैं आजकल। तो मेरे हिसाब से अर्निंग तो बढ़ा है सर, लोगों का अर्निंग बढ़ा है। हाँ, अब कोई बोलेगा सर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सर ये लीड करने का एक तरीका होता है। आपके पास अगर कुछ ना हो तो भी आप क्वालिटी लाइफ लीड कर सकते हो, सोचने वाले के ऊपर है। लोग अगर सोचता है कि मेरे को मटन नहीं मिलता, मटन समझते हो ना, वो जो जिसको हम लोग मटन चिकन जिसको बोलते हैं, मटन नहीं मिलता तो मैं गरीब हूँ, मैं मटन नहीं खरीद सकता। अरे भाई तुम मटन नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, अब मटन नहीं खरीद सकते लेकिन अब सब्जी खरीद सकते हो ना, फ्रूट्स खा सकते हो ना, उसमें भी क्वालिटी लाइफ लीड होता है। और सच का क्वालिटी उसी में है। मटन खाने में तो डॉक्टर मना करता है कि इग्नोर रेड मीट, हाँ तो आप सस्ते में जी सकते हो, बट क्या आपको पता है कि जीना कैसे होता है? दैट्स अ डिफरेंट इशू। ये अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से डिटोरिएट हुआ है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि सर लोगों का अर्निंग बढ़ा है, मैं बोलूंगा कि सर यस, अर्निंग ग्रोथ हुआ है। लेकिन अब देखो, ये मेरा कहना, इसको लिए आपको भी थोड़ा प्रैक्टिकली
देखना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी से खबर सुन के, नहीं ऐसा नहीं, कोई खबर में 2-4 बात कर दिया, कोई पॉलिटिशियन आके कुछ कह दिया, हाँ ऐसा नहीं है। आप पूछो, देखो ना, पहले से हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है। अरे देश का जीडीपी बढ़ा है, कंपनी ग्रोथ किया है, लोगों ने काम किया तभी ना ग्रोथ किया। ऐसे किसी कंपनी का जीडीपी बढ़ सकता है सर? हाँ, आज बिजनेस साइकिल में आप लोगों को मैं यही से बताने वाला हूं एक्चुअली। विदाउट डूइंग एनी एक्टिविटी क्या कंपनीज का जीडीपी मतलब ग्रोथ हो सकता है? क्या देश का जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? कंपनी प्रोडक्शन करेगा, कंपनी के प्रोडक्शन के बेसिस में ग्रोथ होता है। और प्रोडक्शन कौन करता है? लेबर करता है, ऑब्वियसली लेबर करता है। और लेबर प्रोडक्शन करेगा तो उसका अर्निंग होगा ना सर, होगा, होना ही पड़ेगा। आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? हुआ है। बट हाँ, इफ यू आस्क मी अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो तो सर मैं बोला ना आपको, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल बेस्ड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चिकन मटन। ये जो लोगों का एक रॉन्ग परसेप्शन है, दे फील दैट चिकन मटन में ही प्रोटीन विटामिन है। गलत। विटामिन तो फ्रूट्स में आते हैं और प्रोटीन मिलने का काफी और भी सोर्सेस है। बट लोगों को क्या है ना, वो चिकन मटन के पीछे पागल होते हैं एंड दे फील दैट अगर मटन का दाम 700-1000 रुपया जा रहा है तो वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। भैया आप लेंटिल्स खा सकते हो, आपको मटन से बराबर का प्रोटीन मिलेगा। हाँ, आप लेंटिल्स खाओ, कितना सारा लेंटिल्स है, आप पागल हो जाओगे, ऊपर से साइड इफेक्ट कम। लेकिन लोगों क्या है ना, वो एक दिमाग में बिठा लिया कि क्योंकि मुझे, जैसे आज पिज्जा डे है, कोई कहता है कि मैं पिज्जा नहीं खा सकता तो मैं गरीब हूँ। अरे भाई पिज्जा मत खाओ, पिज्जा क्यों खाना है? अब इंडियन पिज्जा घर में बनाओ, सूजी है घर में, सूजी को दही के अंदर मिलाओ, फिर उसको तावा में लगाओ, उसमें टॉपिंग डालो, जो टॉपिंग डालना है, ठीक है, टमाटर, कैप्सिकम, क्या बोलते हैं उसको, अपना मशरूम, पनीर, टॉपिंग करो, प्याज दे दो, एकदम इंडियन पिज्जा बन जाएगा। इसके लिए आपको 500 खर्चा करने का जरूरत नहीं है। ऊपर से पिज्जा मैदा से बनता है, सूजी होल व्हीट से बनता है, जैसे आटा से बनता है, गुड फॉर हेल्थ। लेकिन लोग सोचता कहाँ है सर? तो मेरे पास पिज्जा खाने का पैसा नहीं तो मैं गरीब हूँ, पागल है क्या? हाँ, पिज्जा से क्या गरीबी मेजर किया जाता है? ऊपर से वो बेकार का चीज है। पिज्जा खाने से आपका पेट में क्या होता है? वो कुछ नहीं, वो तो बेसिकली क्या कर देगा, वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिपेसी कर देगा ज्यादा पिज्जा खाने से। अब इंडियन चीजें खाओ, इंडियन पिज्जा बनाओ। सुनने में शायद बेकार लग रहा होगा आप लोगों को मेरा बात, बट कभी समझोगे सर, आज नहीं तो कल। सर कहने का मतलब यह है कि बढ़ रहा है सर। हाँ, आप अगर कंपेयर एकदम करोगे, कुछ जगह में आपको दिखेगा कि यस रिच बिकम मोर रिचर, लाइक रिलायंस तो बहुत पैसा कमा रहा है। हाँ, जिस हिसाब से जीडीपी का ग्रोथ होता है, जिस हिसाब से शेयर मार्केट में ग्रोथ होता है, उसका इफेक्ट प्रॉपरली आम आदमी तक नहीं पहुंचता है, ये मेरा भी मानना है। सर इसका मेन प्रॉब्लम क्या है जानते हो? मतलब इसका गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर मेन पॉइंट है सर। गवर्नमेंट सबके लिए इक्वल एजुकेशन क्यों नहीं बनाता? आप लोग मेरा बात समझ रहे हो सर? मैं शायद आपको एक बार फेवर में बोला, अभी थोड़ा अगेंस्ट में बोल रहा हूँ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, सबके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। जेवियर्स में बच्चे को जो पढ़ने का मौका मिलता है या जिस तरह का शिक्षा या टीचर्स मिलता है, गोइंका में जिस तरह का टीचर्स या शिक्षा मिलता है, आईआईटीज में जैसे का टीचर्स या शिक्षा मिलता है, क्या ऐसा शिक्षा सबको नहीं मिल सकता? द क्वेश्चन इज दैट। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या लगता है आप लोगों को, बताओ ना। सर मैंने भी सुना है कि जहाँ पर एजुकेशन सस्ता होना चाहिए था वहां पर एक्सपेंसिव है इनफैक्ट। लाइक मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी मेरा मंथली फीस था 15,000 रुपए, इंग्लिश मीडियम। सिमिलर वैसा ही स्कूल डीपीएस में ही कोई कोई इंसान झारखंड में या फिर वैसे किसी गांव में पढ़ रहा है, उसका 8,000 7,000 मांग रहे हैं। हाँ वहां पर एग्जैक्टली यार, इनफैक्ट सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। और एक्चुअली क्या हो रहा है, आप वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। अब देखो तो बिहार में महंगा, सब 5 साल लगता है बीकॉम में। आप समझ रहे हैं ना सर? मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो आप बोल रहे हो ना, महंगा तो थोड़ा सा होगा, लेकिन लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं ना, तभी तो स्कूल चल रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है ना, कुछ लोग आजकल प्राइवेटाइज के नाम पे, देखो सरकारी स्कूल लेवल में क्या हो गया, क्वालिटी डिटोरिएट हो गया, तभी तो प्राइवेटाइज सिस्टम पे लोग लूटने के लिए आ रहा है। अगर सरकारी सिस्टम अच्छा चलता, कम से कम स्कूल एंड हेल्थ सेक्टर्स, कुछ नहीं तो कम से कम स्कूल और हेल्थ को तो सरकारी रखना चाहिए था ना, तभी तो इक्वल फॉर ऑल होता। लेकिन अगर स्कूल हेल्थ में भी प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा, दैट इज बैड फॉर द कंट्री, दैट इज बैड फॉर द कंट्री। स्कूल हेल्थ प्राइवेटाइज क्यों होगा? होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नीड्स है। लेकिन मुश्किल ये ना कि सरकारी लोग काम नहीं करता, इट्स अ बिग क्वेश्चन सर।
आप बताओ सरकारी लेवल में जो लोग पढ़ाई कर मतलब जो पढ़ाते हैं, मैं विथ ऑल रेस्पेक्ट टू दोज पर्सन जो मतलब सच्चा है, जो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, बट मैं सब, लेकिन सर ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, जैसे ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करता तो प्राइवेटाइजेशन का नौबत ही नहीं आता, जरूरत ही नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ा, आप लोग तो फिर भी इंग्लिश मीडियम शहर में पढ़े हो, मैं तो बंगाली मीडियम। 365 ईयरली फीस है मेरा, 365 रुपया। मैं भी मैम भी ऐसे स्कूल में पढ़े हैं गांव में, ऐसे हर स्कूल दिन में का पढ़। 1 रुपया, हाँ बोलो। हर दिन का 1 रुपया। हाँ हर दिन का 1 रुपये, ऊपर से स्कॉलरशिप मिलता था वो अलग, ठीक है, वो स्कूल से मिल जाता था अलग से, मतलब ये 365 तो माइनस ही हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, मेरे को उतना स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, मैम को ज्यादा मिलता था, मैम फास्ट आते थे ज्यादातर केस में। तो कहने का मतलब क्या है सर, सर कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्कूल में फिर भी तब कुछ टीचर्स अच्छे थे, फिर भी मैं बोलूंगा कि नहीं पढ़ा है सर, ये तो बाद में खुद खोज खोज के ये सब चीज सीखे सर, जो भी सीखे लाइफ में, मतलब टीचर्स उतना कुछ नहीं किया, मतलब वैसा टीचर्स नहीं मिला सर, जेन्युइन चीज बता रहा हूँ आपको। हिस्ट्री पढ़ाने वाले हिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे, वो क्या रीडिंग करने आते थे स्कूल में। जो साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स होते थे वो क्या समझाते थे उसको पता, या फिर मतलब ज्यादा पूछने से मारधर कर देता था। मतलब सीरियसली क्वालिटी टीचर्स अगर 40 टीचर्स थे स्कूल में तो आउट ऑफ 40 हार्डली 2 क्वालिटी टीचर्स थे। अब 1,500 2,000 बच्चा पढ़ते थे, 2 क्वालिटी टीचर्स, बाकी सब बेकार सर। सरकार का इतना पैसा बेकार खर्चा होता, समझ में नहीं आता। अब क्या बताऊं आपको, हेल्थ सेक्टर्स में भी सेम टू सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मैं प्राइवेटाइज कुछ चीजों में प्राइवेटाइज के अगेंस्ट में ऑब्वियसली हूं सर, लेकिन क्या करें आप बताओ। अब अगर ये लोग अपने आप को ठीक ठाक रखेगा तो ये कम से कम बेसिक नीड्स में तो प्राइवेटाइज नहीं आता। तो चलो सर मैं आपको बहुत सारा चीज तब से बता रहा हूँ, अभी ओवरऑल चीज पढ़े। हाँ सर आप लोगों का सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन है, जैसे आदृति का ऑब्जर्वेशन मुझे अच्छा लगता है कि आदृति अपना एक ऑब्जर्वेशन रखते हैं, तो गुड सर, लेकिन आप और थोड़ा काम करो इसमें, और थोड़ा सोचो कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं आपको इंडियन इकोनॉमी दिखा रहा था, इंडियन इकोनॉमी के बारे में वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े रेटिंग कंपनीज इंडियन इकोनॉमी के बारे में रेटिंग दिया सर, शायद मैं पहले भी दिखाया, फिर से शो कर रहा हूँ। लोग सर ये देखो, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बनाते हैं, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को बनाते हैं ना, ये है वो कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर, BBB रेटिंग दिया है, आउटलुक स्टेबल, मतलब इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल अभी स्टेबल रहेगा। मूडीज ये भी वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा टॉप लेवल रिसर्च एनालिस्ट कंपनी है, इकोनॉमी एंड बिजनेस रिलेटेड मैटर पे सोचते हैं। इनका आउटलुक Baa3 दैट इज नेगेटिव। फिच बोल की भी एक बहुत बड़ा कंपनी है, ये भी रेटिंग में काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड नेगेटिव है। लेकिन BBB बोल के DBRS बोल के एक कंपनी है जिसका आउटलुक है पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव एक स्टेबल 2 नेगेटिव, ठीक है, ये रहा इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड वाइड सिनारियो, ठीक है, ये इनका सोच है। ठीक है सर आप किस तरफ हो, सर मैं इन दोनों के साथ हूँ, स्टेबल एंड पॉजिटिव, नेगेटिव के तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव नहीं है। हाँ लिटिल बिट शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मैं नेगेटिव नहीं हूँ। आपका अपना परसेप्शन हो सकता है कि सर आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है कि इंडियन बिजनेस सिनारियोज एवरीथिंग, ठीक है, बट मेरा परसेप्शन है कि इंडियन इकोनॉमी डे बाई डे इंप्रूव करेगा ही करेगा, अगर एक गुड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अगर इंडिया में साथ रहेगा तो ऑब्वियसली। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑब्वियसली दोनों ही चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट भी चाहिए, ठीक है, जो चुनौती दे मोदी जी को, ठीक है, लेकिन मोदी जी स्ट्रॉन्ग है इतना मैं आपको जरूर बोलूंगा सर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अच्छा तो फिर बिजनेस साइकिल आपको समझाने के लिए क्या क्या पॉइंट है सर आप हमारे पास। बिजनेस साइकिल में सर हमारे पास है मीनिंग है, फेजेस है, फीचर्स है, कॉजेस है, रेलिवेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग है। सर फेज में जैसे मैं आपको बोला ना, बिजनेस को क्या क्या समझ मतलब रोड से जाना पड़ता है। बिजनेस पहले एक्सपैंड होते हैं, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, फिर पिक करते हैं, पिक मतलब बिजनेस एक सडन टाइम के बाद ना पिक पोजिशंस में पहुंचेगा। अब जैसे मुझे आदित्य पूछा था स्टार्टिंग में, सर कैसे पता चलेगा कि ये पिक है, जैसे इसके लिए काफी एग्जांपल्स हैं, नोकिया, हिंदुस्तान मोटर। सर ये कुछ कंपनीज क्यों बोला, हिंदुस्तान मोटर को किस बारे में जानते हो आप लोग, बताओ मुझे एक बार, हिंद मोटर क्या करता है। एम्बेसडर। सर उसका मार्केट क्यों चला गया, जहां पर भी उसका मोनोपोली था।
सर डिजाइन इरेलेवेंट हो गया, मतलब बेटर डिजाइन बेटर कार्स आ गए मार्केट में। तो पैसा तो था उनके पास काफी, क्योंकि अच्छा बिजनेस किया था, तो डिजाइन बेटर क्यों नहीं बना पाया? टेक्नोलॉजी नहीं था शायद। टेक्नोलॉजी पे तो इन्वेस्ट कर सकता था ना। उसने चेंज करना। पैसा का तो प्रॉब्लम नहीं था इनका, पैसा का प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छा पैसा कमाया था, मोनोपोली था इनका। एम्बेसडर छोड़ के और कौन सा कार था सर 1990s तक? और कौन सा कार था हमारे देश में? कार लेना है तो यही लेना है, और तो कुछ था ही नहीं। इनके अलावा और क्या था? कुछ नहीं था। तो फिर क्यों नहीं कर पाए अपने आप को चेंजेस? लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, भाई सही यही है मेनली। कोई भी कंपनी, अगर आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो या आपका या किसी और का, जब भी देखना कि ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे नीचे गिर रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली आप समझ लेना कि लैक ऑफ, सिंपल है, कुछ भी हो जाए। हाँ सर, कोई बोलेगा सर अगर किसी का हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट जब भी आपको देखोगे कि लैग है किसी चीज़ में, मैनेजमेंट में लैगिंग है, फिलोसॉफिकल पॉइंट में प्रॉब्लम है, मतलब वो दूर का नहीं देख पा रहे हैं, तो तभी उसको जाना पड़ेगा। तो वो अपने पीक में वो सब उसको समझ जाना पड़ेगा, भाई मेरा तो हो गया टाई टाई, अब जाना पड़ेगा। ये कंपनी कब का है? 1940s का है ये, 1940s का कंपनी, वर्ल्ड का वन ऑफ द, एशिया का पहला फोर व्हीलर कंपनी में से एक है। लेकिन 2016 में इसको बंद करके जाना पड़ा, इसको बंद करके जाना पड़ा, बेचना पड़ा। इवन हिंदुस्तान मोटर का गुडविल बेचा 80 करोड़ में, इसका गुडविल सेल करना पड़ा 80 करोड़ में ओनली। हाँ सर, इतनी बड़ी कंपनी जिसका गुडविल 80 करोड़ में सेल हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सर कहना क्या चाहते हैं? सर कुछ नहीं, आपको बस समझाना ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान मोटर ने अपना एक्सपेंशन देखा, हिंदुस्तान मोटर ने अपना पीक देखा, हिंदुस्तान मोटर ने अपना डिग्रेडेशन भी देखा, हाँ, और फिर जाके एकदम खत्म हो गया। तो ये एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सर थ्रू। ओके, थ्रू मतलब ये जो थ्रू रास्ता है ना, ये रास्ते से सभी बिजनेस को गुजरना पड़ता है। अब कोई कोई क्या करता है ना, अपने आप को समय रहते रहते सुधर लेता है। जैसे एग्जाम्पल, समय रहते रहते सुधर जाना, बता सकते हो सर? इंडिया में कुछ ऐसे टाटा। कंपनीज हैं। हाँ यस, वेरी गुड सर, टाटा। ठीक है, टाटा मोटर्स देखते हैं कब का कंपनी है। सर टाटा मोटर्स थोड़ा लेट आया है सर। टाटा मोटर्स इंडिया में लॉन्च हुआ सर 1945। हाँ, आप समझ रहे हो ना सर, 1945 मतलब बहुत देरी में नहीं, बट 45 के टाइम पे टाटा मोटर्स उतना कुछ खास भी नहीं कर पाता था। इसका रेवोल्यूशन बाद में चालू हुआ, बट टाटा मोटर्स आज एक फिर से ग्रोथ कंपनी बन गया। हाँ सर, हिंदुस्तान मोटर अपने आप को नहीं बना पाया, गवर्नमेंट स्टेक वगैरह बहुत कुछ लेके मैनेजमेंट एकदम खत्म, लेकिन टाटा मोटर्स देखो ये फिर से अपने आप को मार्केट में बना लिया, फिर से ग्रोथ। कई बार इसको अपना मतलब एग्जामिनेशन देना पड़ा, कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशन हुआ कि टाटा मोटर्स खत्म होने को है। एक बार आप लोग ये कहानी तो सुने होंगे, सेल करने गया था तो नहीं लिया, तो फिर उसी कंपनी खरीदा था बाद में। यस सर, जैगुआर एंड लैंड रोवर। हाँ, जैगुआर एंड लैंड रोवर यूके का जो कंपनी है, इनको बेचने के लिए गया था सर रतन टाटा, इनको बेचने के लिए गया था, बोला था मेरे को कुछ पैसे का जरूरत है, आप इसको ले लो, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर बोला था इंडिया में आएगा, तो बोला कि ठीक है मैं टाटा मोटर्स मेरा है, आप इसको ले लो। तो जैगुआर लैंड रोवर क्या बोला था जानते हो? क्या है आपके टाटा मोटर्स पे, बेकार की कंपनी है, क्या है इसका, क्या दाम दो, इसका क्या दाम दो? ऐसे ऐसे इज्जत पे दाग लगाया था सर, इसका क्या दाम दो? फिर रतन टाटा ने दिखा दिया दुनिया को कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन पे सवाल उठा गया था, वही कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को ही खरीद लिया जो वो बैंकरप्टेड हालत में आ गया था। कुछ समझे सर? हाँ, इसको कहते हैं सोच, इसको कहते हैं बिजनेस, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग तो अभी भी वो मतलब न्यूटन की भाषा में बोले तो अभी भी समुद्र किनारे पत्थर उठा रहे हैं सर। हाँ, समुद्र तले पे एखोनो नुड़ी गुड़ अच्छी, आइंस्टाइन या इनकी लैंग्वेज में ही बोलते हैं कुछ, मतलब अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है। क्या सीखें? कुछ नहीं। दैट इज एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी कंपनी आगे जा सकता है, फिर से एक्सपेंड हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है ना, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया खत्म। ऐसे हिंदुस्तान मोटर भी काफी दिन तक चला, फ्रॉम 1940s टू 2016, ये भी कुछ कम समय नहीं है, बट इसका समय यहाँ पर आके खत्म हो गया। इसका थ्रू जो लाइन है, ये थ्रू लाइन आगे खत्म हो गया। ठीक है, ये थ्रू, यहाँ पर थ्रू, यहाँ पर थ्रू, यहाँ पर थ्रू खत्म हो गया।
लेकिन टाटा फिर से बन रहा है, टाटा अपने आप को फिर से बना रहा है। मारुति सुजुकी को देख लो, 1980s के टाइम पे आया, कितना सारा इधर उधर हुआ, इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी बना। हाँ सर, गवर्नमेंट का स्टेक भी है, प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, काफी सारे लोग हैं मारुति सुजुकी पे, बट अभी वर्ल्ड इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी है। बट हाँ, अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे डाउन जा रहा है सर, मारुति सुजुकी। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं आपको कितना सारा एग्जाम्पल दूं, चाहे आप मतलब जितना देखोगे उतना ही पागल हो जाओगे। उससे अच्छा है कुछ पॉइंट में बात कर लेते हैं। अच्छा, फीचर्स में बात करेंगे सर, बिजनेस साइकिल के कॉजेस में बात करेंगे, जैसे इंटरनल कॉज, एक्सटर्नल कॉज, रेलिवेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। चलो देख लेते हैं फटाफट क्या क्या पॉइंट है इसके अंदर। ड्यूरिंग दी 1920s यूके सॉ रैपिड ग्रोथ। यस, इकोनॉमी का बात कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में 1920s में जीडीपी बहुत ग्रोथ लिया था। प्रोडक्शन लेवल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स दोनों हाई हुआ था। जीडीपी ग्रोथ होता है ना, तो प्रोडक्शन तो ग्रोथ करना ही है, प्रोडक्शन लेवल भी ग्रो करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी ग्रो करेगा। द ग्रोथ वाज fueled by न्यू टेक्नोलॉजीज। क्या क्या रीजन था? न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस such as the assembly line. Economic growth also caused an unprecedented rise in stock market values. Yes, जब जब इकोनॉमी में ग्रोथ दिखता है ना, स्टॉक मार्केट में भी ग्रोथ दिखता है। यस, तभी दिखता है, तभी आप देखते हो सर सेंसेक्स। अगर आप देखोगे ना, लास्ट 20 साल का ही डेटा देख लो, ज्यादा नहीं, कम से कम। यस, 30 ईयर्स का डेटा देखो, ये देखो सर, लास्ट 30 साल में, मतलब ये जस्ट मेरा जन्म के बाद का सिचुएशंस देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये देखो, ये था, यहाँ पर था सेंसेक्स, इस लेवल से, मतलब क्या डेटा होगा, 500, हाँ सर 500, 700 ड्यूरिंग माई बर्थ टाइम। अभी देखो सेंसेक्स कहाँ है। इसका मतलब क्या है? बिजनेस बढ़ा है सर, कंपनी और बना है, और कंपनीज आया, पुराना कंपनीज और ग्रोथ किया, प्रोडक्शन लेवल में इंप्रूवमेंट आया, प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ तो लोगों ने भी काम लिया, बिजनेस किया, हाँ, तभी जीडीपी ग्रोथ किया। सो इन वन पैरामीटर वी कैन से कि whenever there is a growth in GDP, आप आराम से कह सकते हो there is a growth in Sensex, there is a growth in Nifty also, because ये Sensex Nifty क्या है, the mirror of our economy. बिकॉज जीडीपी ग्रोथ किसका होता है? स्टॉक मार्केट लिस्टेड में जो कंपनीज हैं उनका ग्रोथ है, प्राइवेट कंपनीज जो उनके साथ रिलेशन में काम करते हैं उनका ग्रोथ है ना, तभी तो ओवरऑल ग्रोथ होगा। तो जीडीपी ग्रोथ, सेंसेक्स ग्रोथ, निफ्टी ग्रोथ, सब ग्रोथ तभी होता है। और तभी आप देख पा रहे हो सर, तभी आप देख पा रहे हो कि कभी ये सेंसेक्स 500 का हुआ करता था तो अभी 60,000 का है, कभी निफ्टी 100 का हुआ करता था अभी 17,000 18,000 का है। देखो सर 2000 से देखो, ये बाद में बना है एक्चुअली, ठीक है। सेंसेक्स बीएसई का है, काफ़ी पुराना है, यू कैन सी इट हियर। कभी 800 का हुआ करता था 2000 में, अभी 17,000 18,000 का हुआ करता है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि खेल क्या है। 1700 मतलब ऑलमोस्ट 2000% में ग्रोथ हुआ है लास्ट 20 ईयर्स में, 2000% ऑलमोस्ट। क्या रे, समझ में कुछ आ रहा है? जस्ट जैसे आप लोगों ने यूके में देख रहे हो, the economic growth was caused an unprecedented risk in stock market values. China's recent economic slowdown and financial mayhem are fostering a cycle of decline and panic across much of the world, as countries of nearly every continent see escalating risk of prolonged slumps and political disruption and financial losses. ये चाइना में ऐसा हुआ है सर रिसेंटली, ठीक है। जब भी स्लो डाउन हुआ, क्योंकि चाइना में जो रिसेंट ग्रोथ था वो ग्रोथ को कहीं ना कहीं चुप होना था, और एक तो चाइना के साथ वर्ल्ड का रिलेशनशिप को लेके एक सवाल था, यूएस के साथ एक बहुत बड़ा झमेला है, सब कुछ लेके ये एक रिसेंट चाइना में इकोनॉमी में डाउन आया है, लेकिन ओवरऑल डाउन नहीं आया मेरे हिसाब से। चाइना अभी भी डाउन नहीं है, चाइना अभी बहुत दूर जाने वाला है, चाइना डाउन नहीं है। 2050 में जब हम लोग पहुंचेंगे, मतलब अभी भी जो सिनारियो है, अगर इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज में पहुंचते हैं तो चाइना टॉप में पहुंचने का चांसेस है, टॉप 1 2 3 में रहेगा। What are these? These are examples of business cycle. The first example was that UK economy was going through boom during 1920s, while the second example of the recent slowdown in China indicates the beginning of recessionary phase. recession समझते हो? हाँ सर, recession मतलब अरे बोलो सर, recession क्या होता है? फिर इकोनॉमी में मतलब ये जैसा आ जाना,
लाइक नौकरी जा रही है, पैसा का वैल्यू कम हो रहा है ना। हाँ वेरी गुड सर, मतलब इसको बांग्लाते बोलते हैं, ऐसे बांग्ला में बोले मोंदा, हिंदी में बोलते हैं मंदी, मंदी चल रहा है। हाँ विश्वजीत क्या बोलते हैं हिंदी में? मंदी, यस मंदी। मंदी मतलब मंदी का बाजार, मतलब मार्केट में ना तो आपको चीज़ों का दाम मिलेगा, डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्रैश कर जाएगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, कोई पैसा का दाम नहीं रहेगा। बहुत भयंकर रिसेशन जब होता है ना, वो रिसेशन नेगेटिव रिसेशन में जब डिप्रेशन हो जाते हैं, रिसेशन खराब हालत में जाते जाते डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेस हालत में तो क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो व्हाट हैव seen that the economics is concerned with fluctuation of economic activities. The economic history of nearly all countries point towards the fact that they have gone through fluctuation in economic activities. Fluctuation चलता है. There have been periods of prosperity alternating with periods of economic downturn. वो लोग prosperity भी देखा है, वो लोग downturns भी देखा है, जैसे आज का इंग्लैंड का सिचुएशन। हाँ एक टाइम पे इंग्लैंड प्रॉस्पर हुआ था, तो आज इंग्लैंड डाउनटर्न्स है। रीजन बहुत सारा है, बट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस rhythmic fluctuation in aggregate economic activity that economy experiences over a period of time are called business cycles and trade cycle. A trade cycle is composed of period of good trade characterized by rising prices and low unemployment. ध्यान से समझना, a trade cycle is composed of period of good trade characterized by rising prices and low unemployment percentage, altering with period of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentage. ठीक है, समझ रहे हैं ना सर? गुड ट्रेड में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, चीज़ों का अच्छा दाम मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट लो होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लो होना मतलब सर, अनएम्प्लॉयमेंट लो होना मतलब अच्छा है ना? क्या रे, अनएम्प्लॉयमेंट लो होना अच्छा है कि बुरा है? अरे बोलो सर। अच्छा है, अच्छा है। बेरोजगारी कम होगा। अच्छा है ना, गुड गुड फॉर द इकोनॉमी, है ना। लेकिन बैड ट्रेड मतलब चीज़ों का दाम कम हो जाएगा, प्राइस नहीं मिलेगा, आप किसी भी चीज़ का दाम नहीं लगा सकते ठीक तरह से, सब चीज़ का दाम कम हो जाएगा, लोग पेमेंट ही नहीं करना चाहेगा, बिकॉज किसी के पास प्रॉपर पैसा नहीं होगा ना, लोगों का अर्निंग कम हो जाएगा, लोगों का अर्निंग कम तो चीज़ों का दाम कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना सर? अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बढ़ जाएगा, जॉब क्राइसिस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपैंड भी करेगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, लाइक श्रिंक कर जाना। Overall business activity has manifested in fluctuation in measures of aggregate economic activity such as gross national product, employment income, ये सब कुछ लिया गया है, GDP, GNP, employment income, इससे समझ में आता है कि इकोनॉमी में सिचुएशन किस तरफ जा रहा है। ठीक है, सर जिस दिन, हाँ बोलो सर। यूके क्या हमेशा बॉर्डर लाइन इसमें रहता है क्या, रिसेशन में रहता है क्या? क्योंकि यूके का हमेशा ना, यूके का सब कुछ का कॉस्ट बहुत लो होता है। लाइक रिसेशन तो आता रहता है, पर क्या हमेशा वो बॉर्डर लाइन रिसेशन में रहता है यूके? देख यूके का जो इकोनॉमी है, इसके बारे में मुझे बहुत सारा चीज़ बताना पड़ेगा। यूके का जो रिसेंट प्रॉब्लम है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ऐसे तो देखो इकोनॉमी अभी भी उसका बहुत ही अच्छे हालत में है, ठीक है, मतलब अभी भी वो अपने आप को सर्वाइव तो करा ही सकता है, और जो उन्होंने बना लिया ना, अभी वो आराम से बैठे बैठे कुछ और साल खाएगा आराम से, और 50-100 साल वो चल सकता है। बट उसका प्रॉब्लम है ना कि देखो भाई, अभी तो कॉलोनी वाला केस तो नहीं रहा, ठीक है, मतलब आप किसी को भी अपना कॉलोनी नहीं बना सकते। तो अभी इन्वेंशन टेक्नोलॉजी जो भी उनके पास है, उसी से उसको अपने आप को बिल्ड करना होगा। तो कोई भी कंट्री रिसेशन में या ऐसे सिचुएशन में कैसे पहुंच जाते हैं, रिसेशन में कैसे पहुंच जाते हैं, सिंपल बात है। अगर जैसे मानो ना, आज 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 यूएस यूके में अगर आप देखोगे, यूके से ज़्यादा लोग तो दूसरे कंट्रीज का है, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। हाँ सर, यूके का जो पॉपुलेशन है उसका आधा, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एशिया का है। क्यों? इतना लोग वहां क्या करता है? हाँ सर, समझ रहे कुछ आप लोग? सर वहां का जो प्रोडक्शन है ना, चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो, गुड्स हो या सर्विस, इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? माथा चाहिए, माथा। माथा समझते हो? यू नीड ए गुड ब्रेन, यू नीड स्किल्स। यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, इनके पास स्किल्ड लेबर, स्किल्ड ब्रेन डे बाई डे डिटोरिएट हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही खराब है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट खराब होने के कारण, मतलब नॉट जस्ट यूके, नॉर्वे, स्वीडन, ऐसे और भी कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज में ना इतना पॉपुलेशन रेट कम है कि कंट्रीज सर्वाइव करने के लिए किससे काम कराएगा, ये सोचने में आ जा रहा है।
प्रोडक्शन लेवल डिटोरिएट हो रहा है हाँ, लेकिन एक सुविधा इनको हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो परसेंटेज जो बांटना पड़ता है ना सर, जो एसेट्स को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में ना वो अप डाउन नहीं दिखता है, बिकॉज नंबर ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी कम है, ठीक है, कंपेयर टू कंट्री साइज एंड एवरीथिंग। तो ये इनको एक बेनिफिट मिल जाता है जो इंडिया के लिए बड़ा मतलब नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करता है। इंडिया में बहुत ही कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसलिए ना अगर पैसा होता भी है ना डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, पैसा जनरेट तो इंडिया में हो जाता है बट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो कम दिखता है। शायद पहले 100 रुपीज़ जनरेट होता था, अभी 1000 जनरेट होता है, बट इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा था, जो पुराना पाप हो गया ना हम लोगों के पूर्वज से, पाप ही बोलूंगा सर, ठीक है, इतना इतना पॉपुलेशन ग्रोथ करने का कोई मतलब नहीं था, चाहे कोई भी जाति का लोग करे, कोई भी धर्म का लोग करे, डजेंट मैटर, अल्टीमेटली दे ऑल आर इंडियन एंड उनको इंडिया के बारे में सोचना चाहिए था। बट मुश्किल क्या था ना, यही ब्रिटिश के कारण ही हुआ है, ये ब्रिटिश हमारे देश में लोगों को अनपढ़ बना के रख दिया, जबरदस्ती सबको ब्रिटिश एडुकेशन दे दिया, अरे भाई आपको किसी को पढ़ाना है सिखाना है उसके भाषा में सिखाओ, हाँ, ये जबरदस्ती दूसरा लैंग्वेज को लोगों के ऊपर ठोप ठोप के क्या किया, जो उनका शिक्षा था वो खत्म हो गया। यही तो मुश्किल हो गया ना, आपको अगर कोई दूसरे का चीज जबरदस्ती करने बोले तो क्या हालत होगा आपका, आप खुद की चीज भाषा में जो चीज जैसे सीखते हो ना वो आपको कभी भी किसी भी तरह से ना दूसरे के लैंग्वेज से आप वो चीज कभी, इसीलिए तो भारत में इनोवेशन बंद हो रहा है, और जो भी थोड़ा बहुत इनोवेशन होता है जो फॉरेन में जाके पढ़ाई करते हैं उन्हीं का होता है, ठीक है, या फिर फॉरेन टाइप्स ऑफ एजुकेशन अगर इंडिया में है तो मिलता है, ठीक है, मतलब फॉरेन टाइप्स ऑफ एजुकेशन मतलब जहाँ पर लोगों को इन्वेंशन, मतलब अल्टीमेटली वही, मतलब कुछ लोग अलग है लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मतलब 135 करोड़ में एक जन क्या कर दिया, ट्विटर में चला गया, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है, वो दो चार बात अलग है, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट पॉइंट इज दैट कि टैलेंट और होना चाहिए था, मतलब जिस तरह का हमारा पॉपुलेशन है ना 135 करोड़ एंड मोर, ठीक है, ऐसे पॉपुलेशन के लिए हर 10 में से एक टैलेंटेड चाहिए सर, अभी क्या है ना हर करोड़ों में एक है, अब ऐसे नहीं चलेगा, करोड़ों में एक टैलेंट से काम नहीं बनेगा, 10 में से एक टैलेंटेड चाहिए, मतलब एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर, तो वो बाकी 10 एक ने 10 को काम देगा, तो ये बैलेंस और बनेगा। इंडिया के लिए थ्योरी कुछ और होना चाहिए, एक करोड़ों में एक नहीं, हाँ लाखों हजारों में ऐसा नहीं है ठीक है, आपको 10 में एक चाहिए, ये इंग्लैंड वगैरह जैसे कंट्रीज के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, बट ओवरऑल अगर आप पूछोगे कि ये डे बाई डे इसका जो लीडरशिप है ये नहीं रहेगा सर, बिकॉज कॉलोनी तो हम नहीं बना सकता, वही जहाँ जहाँ इनका कॉलोनी बना हुआ है वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वही सब तो पैसा है इनका, लेकिन बहुत कमाया सर, ये सब कंट्रीज बहुत कमाया, दूसरे का धन लेके बहुत कमाया, समझ रहे हैं सर कुछ, बोलो, कंट्री रिसेशन में क्यों जाते हैं, क्यों बॉर्डर लाइन रिसेशन हो जाते हैं, प्रोडक्शन के कारण, रिसेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आज इंडिया का फार्मर्स बोले कि भाई हम खेती नहीं करेंगे क्या होगा, जल्दी बोलो, फार्मर्स अगर बोल दे कि भाई हम एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं हमें पैसा नहीं मिलता, आप लोग शहर में बैठ के बाबू लोग खुशी मनाते हो, ठीक है, हम एग्रीकल्चर करके हमें पैसा नहीं मिलता, वी डोंट गेट मनी, हमारा बच्चा खेती नहीं करना चाहता, मैं बूढ़ा हो गया, तो फिर क्या होगा, आप बताओ, रिसेशन होगा कि नहीं होगा, चीज़ों का दाम बढ़ेगा कि नहीं होगा, इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ सर। हाँ सर होगा। बस सिंपल सी सोच है, किसी भी फील्ड में, नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री हो सर्विस हो एग्रीकल्चर हो, अगर लोग प्रोडक्शन करना बंद कर दे रिसेशन हो जाएगा, बिकॉज प्रोडक्शन से ही बना हुआ है सब कुछ, इफ देयर इज अ प्रोडक्शन देन देयर इज अ बिजनेस, प्रोडक्शन होगा तो डिमांड फुलफिल होगा, डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई आएगा, सप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा मतलब एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा, एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा मतलब ओवरऑल बैलेंस बना रहेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बना रहेगा, लेकिन अगर प्रोडक्शन फेल एवरीथिंग फेल। अब एक ही उपाय है पॉपुलेशन को कम करो, तो उड़ा तो नहीं सकते, अब भारत जैसे देश में पॉपुलेशन को बंद नहीं कर सकते, जो हो गया, पहले से बेहतर हुए हम लोग, ठीक है, एक जमाना था जब भारत का पॉपुलेशन रेट 2 से 3% के बीच में हुआ करता था, अभी हम लोग थोड़ा पहले से काफी बेहतर हुआ है, हार्डली 1.5 ऐसे रेट में आ गए सर, इट्स गुड थिंग फॉर अस, ठीक है, थोड़ा बैलेंस, 1% ग्रोथ रेट इज ओके, 1 बहुत ज्यादा लग रहा है, 0.5% इज ओके, हाँ चलता है, चलना चाहिए, ठीक है, बट ये 3% ग्रोथ रेट, मतलब समझ रहे हो ना, आज 100 करोड़ का पॉपुलेशन है, नेक्स्ट ईयर 3% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, और अरे बोलो 103 करोड़। 103 करोड़, समझ रहे हो ना, एवरी ईयर अगर 3 करोड़ करके पॉपुलेशन बढ़े तो इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री,
ठीक है। तो ये अगर एवरी ईयर 50 लाख तो भी खतरनाक है, बट फिर भी चलेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, मरता भी तो है ना, लेकिन मतलब मरने का रेट कम है कंपेयर टू डे मतलब बर्थ रेट, ठीक है। सो एक ओवरऑल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स सर, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं सर, केस स्टडीज तो चलता जाएगा ऐसा, चाइना का केस, यूएस का केस, आप लोग खुद भी थोड़ा रिसर्च किया करो, हाँ, फिर क्लास में और बात करेंगे। अच्छा फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ये तो मैं तब से बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें कुछ नहीं बताना चाहिए, ये मैं बता दिया, समझ गए ना सर, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ग्रोथ थ्रू क्या है, क्लियर है ना कि नहीं, अरे बोलो हाँ सर। सर। ये जो थ्रू है ना, थ्रू या डिप्रेशन, थ्रू डिप्रेशन समझते हो ना, डिप्रेशन मतलब डिप्रेस मतलब इकोनॉमी डिप्रेस हो गया पूरा, ये तो वार सिचुएशन में होता है सर, ये थ्रू सिचुएशन या डिप्रेशन सिचुएशन मतलब वार। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चाइना के साथ इंडिया को जंग लड़ लेना चाहिए, हाँ ठीक है लड़ लेंगे, बट थ्रू के लिए रेडी रह जाओ, कौन सा चाहिए बोलो, जंग चाहिए कि थ्रू चाहिए, चाइना से भी लड़ लेंगे, पाकिस्तान से भी लड़ लेंगे, उड़ा देंगे, वो भी उड़ाएगा हमें, वो भी चुपचाप बैठे बैठे देखेगा नहीं, बट थ्रू के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। हाँ कोरोना, कोरोना अगर और भयंकर हो जाए, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई नहीं चाहेगा, बट वो सिचुएशन थ्रू में डाल देते हैं सर। जैसे कुछ दिन पहले थोड़ा सा देखा हम लोगों ने, हाँ थोड़ा सा देखा, हल्का दिया, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, हल्का सा दिया सर, जस्ट मतलब क्या बताएं सर, मतलब वो बोलते हैं ना ट्रेलर था, ट्रेलर था, पिक्चर नहीं था, भगवान ना पिक्चर नहीं दिखना है हम लोगों को, हम लोग नहीं देखना चाहते, बट अगर देखेंगे ना तो थ्रू हो जाएगा, किसी के पास काम नहीं रहेगा सर, डिप्रेस हो जाएंगे सब, नो जॉब नथिंग, सब हालत खराब, बस कुछ लोगों के पास कुछ होगा, तालिबानी बन जाएंगे, तालिबानी बन। सब बंद ठीक है। तो बेसिकली ये डिप्रेशन सिचुएशन जैसे 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, हाँ इंडिया के लिए तो वर्ल्ड वाइड ये जैसे ये 1929 से 1933, इसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है सर। इस दौरान इकोनॉमिस्ट ने कुछ सुझाव दिया था 92-93 के टाइम पे, इनका नाम है सर, आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में आके पढ़ाई करोगे, सीएम स्पेशली चार्टर्ड में पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है आपका, बताओ ना सर, वो फेमस इकोनॉमिस्ट थे मतलब मॉडर्न डे में, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल नहीं सर, ये एडम स्मिथ। नहीं, ये इसके बारे में माइक्रो में उतना बात नहीं होता सर, ये लेटर पीरियड में बात किया है, 1930 का बात कर रहे हैं ना, चाणक्य। नहीं चाणक्य तो सर कब का बात कर रहा हूँ, बोलो, मेरे मुंह में आ रहा है लेकिन मैं नाम भूल जा रहा हूँ, केन्स, केन्स, केन्स का नाम सुने हो सर, जे नो एम सर। केन्स, जॉन मेनर्ड केन्स, ठीक है। इनका सबसे बड़ा कारनामा क्या था कि इन्होंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को बनाया था, जब पूरा वर्ल्ड डिप्रेस हो गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, तब इन्होंने फिर से बिजनेस साइकिल को ठीक किया। ये देखो सर, जॉन मेनर्ड केन्स, फर्स्ट बैरन केन्स CVFBA, was an English economist whose ideas fundamentally changed the theory and practice of macroeconomics and the economic policies of governments. Originally trained in mathematics, he built and greatly refined earlier work on the causes of business cycle. देखा आपने, हाँ सर, JM केन्स का बिजनेस साइकिल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जब आप लोग इंटरमीडिएट में आओगे ना, उसमें आपको पढ़ाया जाता है, बाकी CS और CA में इतना इकोनॉमिक्स का जगह नहीं है, अगर कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह करता है, ठीक है, या फिर बीकॉम लेवल में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है उसमें भी है, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा सर, JM केन्स के बारे में, कि JM केन्स किस तरह से डिप्रेशन इकोनॉमी को पॉजिटिव या रिकवरी लेवल में चेंज करने का काम किया है, ठीक है। तो उसका अलग ही कॉन्सेप्ट है, मैं उतना डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा सर, तो किस तरह से उन्होंने इफेक्ट देके गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज वगैरह को ठीक किया और ह्यूमन सफरिंग को कम किया, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिप्रेशन सिचुएशन, मतलब डिप्रेशन मतलब प्रोडक्शन नहीं, वार ही वार, मतलब चारों तरफ खून खराबा या फिर लोग मर रहा है, किसी भी तरह का एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। काम धंधा छोड़ो और मतलब कैसे सरवाइव करना सीखो, ठीक है, कभी मैन मेड तो कभी भगवान के द्वारा, मतलब बेसिकली मैक्सिमम मैन मेड ही है, ये सब बैक्टीरिया वायरस ऑल्सो मैन मेड, हम लोग बेकार में भगवान को बीच में लाते हैं, मतलब ये जब भी कुछ भी पैंडेमिक या जो भी हुआ है ना सर,
ये सभी तो मैन मेड है सर। ये सब बैक्टीरिया, वायरस सब लैबोरेटरी में बनाया जा रहा है, और उसको जब मैनेज नहीं किया जा रहा है तब इसी तरह से एड्स का वायरस इसी तरह से फैला है। यूएस का बहुत बड़ा कारनामा है। ठीक है, पहले ये लोग वायरस बनाते हैं, बिजनेस है इनका, मतलब बेकार का सोच है कि पहले ये वायरस बनाते हैं फिर उसका एंटीडोट बनाते हैं। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे लैपटॉप वगैरह में वायरस पहले प्रोग्राम बनाया, फिर बैड प्रोग्रामिंग बग्स बनाया। ठीक है, बग्स मतलब वो बैड प्रोग्रामिंग, वो क्या करेगा, आपके लैपटॉप के बैड प्रोग्रामिंग डाल के उसको खराब करेगा और फिर आपको बोलेगा भाई एंटीवायरस खरीदो। इट्स लाइक दैट। ठीक है, ये वायरस का भी ऐसा ही खेल है सर। ये लैब टेस्टिंग करता है, ये तो उल्टा सीधा चीजें। ठीक है, मतलब जो चीज का कोई किसी भी तरह का मतलब करना नहीं चाहिए सीरियसली। जैसे आपको मैं बताऊं, ये एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये जो ये चलता है ना सर, हम लोग को स्पेस के रिसर्च करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं इसको, स्पेस में जान भेजते हैं, मतलब वो एरोस्पेस में भेजते हैं ना सर, क्या बोलते हैं, रॉकेट वगैरह। हाँ एरोक्रेटिक्स। हाँ, ये सब करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो भी नासा करता है ये बहुत खतरनाक है। क्यों जानते हो, ये ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। मतलब आप इस तरह का चीज नहीं कर सकते। मतलब ये तो बेसिकली आप जिस अर्थ में रहते हो उस अर्थ को ही ठीक ठाक से नहीं समझ पाए, आप अर्थ के बाहर दूसरे प्लेनेट के बारे में जानने का आपको इतना इच्छा हो गया कि आप देखे होंगे सर, जब किसी भी स्पेस जान को बनाया जाता है या फिर उसको जब भेजा जाता है आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो कितना पावर जनरेट होता है, और वो बहुत खतरनाक है फॉर दी। मतलब ये सभी चीजें ना कहीं कनेक्टेड है सर, कि मतलब इतना भी डिस्कवरी मत करो या फिर इतना भी ज्यादा मतलब इनोवेटिव मत हो जाओ कि जिसमें आप जिस चीज में खुद रहते हो उसी को खराब कर दो। मतलब आप ऐसे इनोवेशन ना करो जिसमें आप अपने ही घर को लुटा रहे हो, है ना। ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से चल रहा है, मतलब ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है बातें, बट ये सभी चीज कनेक्टेड है। ये सब पैंडेमिक एपिडेमिक सोचोगे तो समझ में आएगा। मैं एक क्लास में तो नहीं समझा सकता, बट ये थोड़ा सर बहुत हाँ बोलो सर। सर पता है कि चाइना का दो सैटेलाइट था, तो चाइना को उसको डिसमेंटल करना था, तो चाइना ने दोनों का एक्सीडेंट करवा दिया, तो दोनों शैटर्ड हो गया। अभी वो जो पार्ट्स है जंग बन के वो स्पेस में घूम रहा है। इंडियन जितने भी स्पेस क्राफ्ट है या फिर अमेरिकन जो भी स्पेस क्राफ्ट है, वो उनका ना कुछ खबर नहीं लगा पा रहा है। वो कभी भी बैलेंस खो के अर्थ में गिर सकता है। कहीं पर भी गिर सकता है, कहाँ मीटियोर गिरेगा बन किसी को के नहीं पता। कहीं पे हाँ, भी गिर सकता है। कहीं पर भी गिर सकता है। समझ रहे हो ना सर आप, कि मतलब ये जो इंसान जो कर रहा है ना, ये बहुत खराब कर रहा है, नहीं करना चाहिए। अगर आपको सच में नॉलेज चाहिए ना, दुनिया का नॉलेज ऑलरेडी हम लोगों के पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, लेकिन भारत को ना पता है ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप कभी हनुमान चालीसा पढ़े हो आप लोग सर, हनुमान यस सर। आप कभी सोचा करो, हनुमान चालीसा में मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे किताबें हैं, मैं आपको सारा किताब बोलूंगा ना तो अभी आप बोलोगे सर ये क्या हिंदू स्क्रिप्चर्स का क्लास चल रहा है। हनुमान चालीसा में एक छोटा सा लाइन है सर, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता है मधुर फल जानो। सर ये जो युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब सूरज, ओके मतलब सन, एंड ये जो युग सहस्त्र योजन, ये जो डिस्टेंस बोला गया ना, ये एग्जैक्टली जितना डिस्टेंस यहाँ से सूर्य का है अर्थ से। और हम लोग सोचते हैं कि नासा ने बताया, तो फिर मतलब ये हनुमान चालीसा को मतलब रिवाइज किया गया था तुलसीदास जी के थ्रू से, बट उससे पहले वो रामायण से लिया गया था। अगर मैं रामायण को छोड़ देता हूँ, तुलसीदास जी को ही मानता हूँ, तो भी ये 500 ईयर्स बैक काशी के घाट में बैठ के तुलसीदास जी रच रहा है। कहाँ से लिख दिए, हाँ सर, कैसे लिख दिया तुलसीदास जी की यहाँ से सूरज का डिस्टेंस जितना लाख करोड़ किलोमीटर है, वो कैसे लिख दिया, मतलब 12 लाख करोड़ किलोमीटर समथिंग, 12 लाख करोड़ किलोमीटर। युग सहस्त्र योजन, इसका जितना वैल्यू होता है संस्कृत में एग्जैक्टली उतना डिस्टेंस है। कैसे नाप लिया सर, ये आज का नॉलेज नहीं है, ये 5000 ईयर्स बैक का नॉलेज है, वेदों का ज्ञान है सर। इवन आप वेद पढ़ोगे ना, आपको सब चीज का सच्चाई पता चलेगा, सब चीज का सच्चाई पता चलेगा। मजाक नहीं कर रहा है सर, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है। मैं मॉडर्न डे स्टूडेंट हूँ, मॉडर्न डे टीचर भी हूँ, ठीक है, बट फिर भी आप अगर कभी इंटरेस्ट रखोगे ना देसी मतलब इंडियन स्क्रिप्चर्स पे हमारे ज्ञान में, उसमें आपको ना कंजर्व मिलेगा। मतलब कंजर्व समझते हो, मतलब किस तरह से हम लोग दुनिया को अच्छा रख सकते हैं, ऐसे नहीं कि दुनिया को कैसे खराब कर सकते हैं। भगवान ने जो दिया हमें
उसको प्रिजर्व करना आना चाहिए, उसको कंजर्व करना आना चाहिए, ना कि इसको लूटना। ये जो वेस्टर्न कल्चर कर रहा है ना सर, वो लूट रहा है। हम भी उसी से प्रभावित हैं, हम भी वही कर रहे हैं, करना भी पड़ रहा है। आज अगर आप एटॉमिक पावर वाले नहीं रहोगे तो फिर आपको कभी भी कोई अटैक करेगा तो आपके पास भी कुछ नहीं बोलने को रहेगा। तो इसलिए भारत में भी करता है, लेकिन भारत कभी भी ये सब चीज करना नहीं चाहता था। ये हमारे कल्चर में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमको पता है कि ये गलत है, तभी हम लोगों को सिखाई नहीं जाता ये सब चीजें। आप इनोवेशन करो ना, बट जो दुनिया को बनाए, जो दुनिया को जोड़े, जो दुनिया का बैलेंस को बना के रखे। ये लोग जो कर रहे थे, ये दुनिया को खत्म करने का काम कर रहा है। और ये जो कंपटीशन चल रहा है ना, ये बहुत खतरनाक कंपटीशन है। ऐसा कंपटीशन किसी के लिए अच्छा नहीं है। शायद सुनने में बहुत खराब लगता होगा, सर ये किस तरह का तत्व कथा बोलते हैं अपनी। तत्व मतलब समझ रहे हैं? मतलब नॉनसेंस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, बट दिस इज नॉट नॉनसेंस। कभी समझ आएगा आप लोगों को भी। ओके सर, थ्रू एंड डिप्रेशन तो क्लियर हो गया ना। तो एक चीज समझना सर, जब भी प्रोडक्शन खराब हो जाए, बिजनेस खराब हो जाए, तो ये सिचुएशन क्रिएट होता है। सर उससे रिकवरी का क्या मौका मिलेगा? सर इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली, it reaches the lowest level of economic activity called through and then starts recovering। जैसे टाटा मोटर्स करके दिखाया, through generally last for some time and marks the end of pessimism and beginning of optimism। नोकिया, एक टाइम पे नोकिया का बिजनेस खत्म हो गया था, मतलब ये कीपैड फोन खत्म हो गया था, उसका जमाना, स्मार्टफोन आ गया था। लेकिन सर सैमसंग और नोकिया दोनों सेम टाइम में काम करता था, लेकिन नोकिया अपने आप को नहीं टिका पाया, बट सैमसंग देखो अपने आप को बना के रखा था। सही बोला सर? अरे नोकिया और सैमसंग में बड़ा लड़ाई था, इंडियन मार्केट में ही बात कर रहा हूँ, इवन वर्ल्ड मार्केट ऑल्सो। बट नोकिया अपने आप को बना के नहीं रख पाया जब स्मार्टफोन आया, बट सैमसंग अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था। बट नोकिया देखो देर आए पर दुरुस्त आए, फिर से मार्केट में आया। अभी वो एंड्रॉयड बना रहे, स्मार्टफोन बना रहे। समझ में आया सर? पेसिमिज्म कुछ देर तक रहता है, फिर उसके बाद फिर से ऑप्टिमिज्म आता है। द ओवरसीज द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज initially felt in labor market। pervasive unemployment forced the worker to accept wages lower than the prevailing rates। मतलब जो रेट चलता था उससे भी कम दाम में लेबर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। The producers anticipate lower cost and better business environment। A time comes when business confidence takes off and gets better। Consequently, they start to invest again and to build stocks। The banking system start expanding। credit bank भी लोन देना चालू कर देते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते हैं, रिक्वायरिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन दी न्यू टाइप्स ऑफ मशीन्स। कैपिटल गुड्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते हैं, एग्रीगेट डिमांड पिक्स अप, प्राइसेस ग्रेजुअली राइज। बिसाइड्स प्राइस मैकेनिज्म एक्ट्स एज अ सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस। तो ऑटोमेटिकली सेल्फ करेक्ट होते हैं। फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, मतलब ये बोला ना सेल्फ करेक्शन होगा ही होगा, किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम के जैसा चलता है। ठीक है, जैसे वो चींटी का चढ़ना गिरना। हाँ सर, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ठीक है, चलकर गिरना, गिरकर चढ़ना अखरता है। तो एग्जैक्टली ये भी सेम कॉइन पे बिजनेस में भी होता है। सर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ होते हैं सर, ठीक है, जैसे ये स्टॉक मार्केट में भी सिखाया जाता है। लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट्स और कंकरेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, तो देख लो लीडिंग में क्या है, चेंजिंग स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अगर कंट्री कैपिटल गुड्स का ऑर्डर दे रहा है, कंज्यूमर गुड्स का ऑर्डर बढ़ा रहा है, तो मतलब लीडिंग इंडिकेटर्स, मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ है। लैगिंग क्या है, जॉब चला जाएगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, यूनिट ऑफ आउटपुट कम हो जाएगा। लैगिंग इंडिकेटर्स। बिजनेस के बारे में सोचना मतलब इकोनॉमी के बारे में सोचना। कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स, जैसे कि मतलब इनके साथ जुड़ा हुआ, मतलब लीडिंग और लैगिंग के बेसिस में बनता है। जीडीपी या तो ग्रो करेगा या तो जीडीपी गिर जाएगा। इन्फ्लेशन या तो कंट्रोल में रहेगा या तो भयंकर बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या तो गिर जाएगा या तो भयंकर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट है। किसके ऊपर बेसिस में? लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स के बेसिस में। कुछ समझ में आ रहा है ऐसा? हेलो, या फिर आप उल्टा बोलो, जीडीपी के ऊपर डिपेंड करके, मतलब सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सर। ए समझ में आ रहा है? बोलो ना सर। हाँ सर। देखो सर यहाँ पर बहुत सारे, जैसे आपको ग्रेट डिप्रेशन के बारे में अभी बता रहा था 1930, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में दुनिया में क्या हुआ था। सिंपल बात है सर, दुनिया अगर लड़ाई लड़ेगा तो फिर इकोनॉमी का क्या हालत होगा, आप ही बताओ।
जब दुनिया एक दूसरे से लड़ेगा तो इकोनॉमी क्या करेगा? हाँ, जब लोगों का जान मतलब लोगों का जिंदगी जब लगा हुआ है तो फिर उसमें क्या हो सकता है? इंडिया का तो क्या बात करो सर, इंडिया का डिप्रेशन सोचोगे तो फिर मतलब मर जाना ही अच्छा रहेगा, ऐसा डिप्रेशन है। वर्ल्ड वॉर हो रहा है सर, वर्ल्ड वॉर। सर वर्ल्ड वॉर में भारत कहाँ था? कभी सुने हो? हाँ बोलो। ब्रिटिश के पीछे, भारत के पास कुछ करने को तो था नहीं, उनको सिपाही भेजना था ब्रिटिश के साथ। इससे बड़ा डिप्रेशन और क्या होना चाहिए? इससे बड़ा डिप्रेशन और क्या होना चाहिए? आप इंडिया हो, ठीक है, आप एक अलग एंटिटी हो सर, आप एक आपका अलग आइडेंटिटी है, आप वर्ल्ड वॉर में नहीं हो, बट फिर भी आप वर्ल्ड वॉर में हो, बट आप खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए। हाँ, मतलब हमारा जवान हमारा सिपाही लड़ने जा रहे हैं नॉट फॉर इंडिया बट फॉर दी ब्रिटिशर्स। इससे बड़ा डिप्रेशन क्या हो सकता है? सुभाष बोस यही चीज बार बार समझा रहा था गांधी को कि क्यों इंडियन सिपाही जाएगा मतलब वर्ल्ड वॉर लड़ने, अब मना करो, रोको। लेकिन गांधी मानने को तैयार नहीं था। इसी चीज में मेरे को गांधी जी पे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि शांति का मतलब ये थोड़ी है कि बलिदान। हाँ, अगर शांति का मतलब वही था तो फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल आ जाता है कि एक तरफ गांधी जी बोल रहे शांति, तो फिर वार में अपनी सिपाहियों को भेजना, ये कहाँ शांति हुआ? और शांति कर रहे हैं तो फिर भगत सिंह को उन्होंने फांसी पे क्यों चढ़वाया? वो भी तो हाँ बचा वही, सकते थे। हाँ वो भी तो बचा सकते थे। वो बोला कि हमारे नीति के खिलाफ जा रहे हैं, हाँ ये रेवोल्यूशंस भारत को आज़ादी देने में और देरी कर रहा है। तो सवाल ये उठता है ना कि अगर शांति का रास्ता अपनाता था गांधी, यस इट्स अ वेरी इंटरेस्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज वर्ल्ड, शांति, बट जब पीस ही करना है तब फिर अपने लोगों को वार में क्यों भेजते हो? क्या वो पीस लड़ने जा रहे हैं या फिर वार लड़ने जा रहा है? क्या करने जा रहे हैं ये लोग? शांति के लिए जा रहे हैं क्या? जैसे सम्राट अशोक का शांति का बानी फैलाया था बुद्धि गौतम बुद्ध का, कैसा करने जा रहे हैं? या फिर लोगों के साथ मारपीट और खून बहाने जा रहे हैं? तो खून बहाना शांति के साथ कहाँ मैच कर रहा है? पीस तो नहीं बना सर, मतलब बेसिकली ये तो डील था। हाँ बोलो। गांधी को तो लीडर बनना था ना। मतलब यही तो ना सर, मतलब डिसीजन मेकिंग तो सुभाष बोस तो यही चीज तो बार बार समझा रहा था। नेहरू और प्रायोरिटी गांधी, गांधी का था कि वो लीडर बने, कांग्रेस पार्टी इंडिया इंडिया पे राज करे, तो उनका प्रायोरिटीज अलग थे। वही सर, समझ ये लोगों को समझना चाहिए। नेहरू और गांधी का जो सोच थे, हाँ, सुभाष बोस इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा लीडर जिसके लिए लोग पागल होते थे, हाँ, जो ब्रिटिश के आंखों में आंख डाल के खड़ा होते थे कि भाई आप बात सुनो। लेकिन बस सुभाष बोस का एक ही बस मुश्किल था, बिकॉज इवन सुभाष बोस गांधी को भी हराया था कांग्रेस में, दो बार एक आध बार नहीं, दो बार हराया था इलेक्शन में। बेसिकली गांधी तो लड़ता नहीं था, गांधी का कैंडिडेट होता था, तो हराया था सुभाष बोस ने 1937 में, ठीक है। तो लेकिन वो अलग बात, गांधी को हराना मेन बात नहीं थी, ये गांधी सुभाष का लड़ाई नहीं था, ये लड़ाई भारत का था। अब सवाल ये था कि जब सुभाष जा रहा था तो गांधी जी को तो उसको पकड़ना चाहिए था ना। गांधी याद किया था सुभाष को, जब गांधी ने ये नारा लगाया था ना 1940s में, भारत छोड़ो अंग्रेज। हाँ, इसका मतलब क्या था? मतलब गांधी लड़ना चाहता था, लेकिन गांधी का वो हाथी नहीं था जो लड़ाई लड़ेगा, गांधी के पास वही लोग थे जो समझौता करेगा। तो जो भी हो, डिफरेंट स्टोरी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड साहब कि डिप्रेशन कैसे होते हैं, देखो, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन में इकोनॉमी का हालत क्या हुआ था वो भी देख लो आप। तो ग्रेट डिप्रेशन में वार सिचुएशन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स का कहानी तो मैं आपको अभी बताया। अच्छा ये देखो, और एक देखो सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट 2000। बबल बस्ट समझते हो? आईटी बबल और डॉट कॉम बबल roughly covered the period of 97 से 2000. During this period, many new internet-based companies, commonly referred as dot-com companies, were started. Low interest rate 98-99 encouraged the startup internet companies to borrow from the market. मार्केट से लोन लिया, रैपिड ग्रोथ किया, इंटरनेट एंड वास्ट स्कोप इन द एरिया, जिसमें गूगल एक उसमें से एक है। Venture capitalists invested huge amount in these companies. Due to over-optimism in the market, investors were less cautious. There was a great rise in their stock price, and in general, it was noticed that companies could cause their stock price to increase by simply adding an E
प्रीफिक्स टू देयर नेम और .com टू द एंड, मतलब इंटरनेट फॉर ई एंड .com फॉर एंड, ठीक है, ई कॉमर्स या इंटरनेट रिलेटेड एनीथिंग. दिस companies offered their service or product for free with expectation that they could build enough brand awareness to charge profitable rates of their service later. As a result, these companies saw high growth and a type of bubble developed. मतलब मार्केट में एक बबल क्रिएट हुआ, ठीक है, जिसमें लगा कि बहुत कुछ होने वाला है. The growth over profits mentality led some companies to engage in lavish internal spending such as elaborate business facilities. These companies could not sustain long. ये लोग ज्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाया. This collapse bubble took place 99-2000. 2 साल में बबल मतलब जानते हो ना, वो बूंद बूंद करेगा फिर चुप हो जाएगा. Many .com companies ran out of capital and were acquired or liquidated. Nearly half of the .com companies were either shut down or were taken over by other companies. Stock market crashed and slowly the economy began feeling the downturn in their economic activities. समझे सर, जिसको बोलते हैं .com बबल, ठीक है, जिसमें लोगों को लगा था कुछ होने वाला है, बहुत सारा लोग बहुत पैसा लगा दिया था, बट जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ. समझे सर, इकोनॉमी में कैसे डाउन ट्रेंड क्रिएट होता है. टू मच ऑप्टिमिज्म के कारण हुआ, टू मच ऑप्टिमिज्म. ये पेटीएम का भी कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुआ था, ठीक है. अभी भी सिचुएशन अच्छा नहीं है पेटीएम का, बट आई होप कि ये बबल के अंदर नहीं पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है. 2008-9 में भी ऐसा हुआ था सर. 8-9 का क्या खेल है, 8-9 ये रिसेंट है. आप लोग छोटे थे, मेरे को पूरा पता है सर, एकदम एक्सपीरियंस किया मैंने. 2000 के टाइम पे मेरे को नहीं पता था, बिकॉज ऑन दैट टाइम आई वाज जस्ट 10 years हार्डली, ठीक है. तो मेरे को नहीं पता ये आईटी बबल क्या चल रहा है, और वो सब उतना एजुकेशन और उतना अपडेशन नहीं था सर गांव में, मेरे को इतना खबर नहीं मिलता था. लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे मैं कॉलेज में, मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज में पहुंचने वाला हूं, ऐसे सिचुएशंस. एंड रिसेंट ग्लोबल क्राइसिस owes its origin in the US financial market. Following information technology bubble burst 2000, US इकोनॉमी में again recession create हुआ. In order to take economy out of recession, the US Federal Reserve, सेंट्रल बैंक क्या किया था, एक्चुअली सेंट्रल बैंक ने ये किया था. बेसिकली सेंट्रल बैंक, यूएस का जो सेंट्रल बैंक थे ना, इनका ही गलती था. इन्होंने मार्केट में सबके लिए, जॉर्ज बुश उस टाइम का पीएम मतलब प्रेसिडेंट हुआ करता था. सर आप लोग सुन रहे कि नहीं स्टोरी? हाँ सर. ये जॉर्ज बुश थे, ये ओबामा से पहले, ओबामा तब आया नहीं था, आएगा, ऐसी सिचुएशन था. तो जॉर्ज बुश जाने से पहले सोचा था कि यूएस में सबके लिए घर बना के जाए. तो यूएस में ऐसा कोई नहीं होगा जिसका घर नहीं होगा, कोई रेंट में नहीं रहेगा, सबका पर्सनल घर होगा. कर सकता था आराम से, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे का जरूरत था. तो यूएस का फेडरल जो है, मतलब जो वहाँ का रिजर्व बैंक है, उन्होंने सोचा कि सबको लोन बांटो. तो सबको लोन बांटते गया, लेकिन किसी ने पेमेंट नहीं किया. अब बैंक के पास जो पैसा होता है ना, उसी से तो करेंसी छपता है, फाइनेंशियल कंपनीज को लोन मिलता है. तो अगर बैंक, सेंट्रल बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर मार्केट से पैसा गायब, और मार्केट से पैसा गायब तो फिर फाइनेंशियल कंपनीज जिनका वर्ल्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, उनका पैसा भी गायब, क्योंकि उनका फंडिंग तो मेन बैंक से कनेक्टेड है, रिजर्व बैंक से कनेक्टेड है, यूएस का मतलब सेंट्रल बैंक से. तो पूरा इकोनॉमी ना मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि इसको लेमन ब्रदर्स एक बहुत बड़ा कंपनी था उस टाइम पे फाइनेंस कंपनीज में, ठीक है. 2008 मार्केट क्रैश सुने होंगे आप लोग, सुने कि नहीं सुने? हाँ सर सुना है ना. ये देखो, जैसे मैंने लेमन ब्रदर क्राइसिस लिखा, आप देख सकते हो, ये देखो बैंकरप्टेड हो गया था. The bankruptcy of Lehman Brothers on September 15, 2000 was in a climax of the subprime mortgage crisis. After the financial service firm was notified of a pending credit downgrade due to heavy position in subprime mortgage, the Federal Reserve summoned several banks to negotiating financing for its reorganizations. Federal Reserve मतलब यूएस का जो रिजर्व बैंक है, ठीक है. अब मैं बोला ना आपको, अगर रिजर्व बैंक के पास पैसा नहीं है तो ये सभी फाइनेंस कंपनीज को पैसा देने के लिए बोल रहे हैं, और ये इनका सभी पैसा मार्केट में है, ये कहाँ से पैसा देगा, और रिजर्व बैंक सभी पैसा मार्केट में छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि उनको लगा कि लोगों को घर बनाना है और भी ऐसे डिफरेंट फैसिलिटीज. अरे मजाक चल रहा है क्या? हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है. मतलब ये तो बोलो ना हवा में उड़ने जैसा. हाँ, कोई प्रॉपर कैलकुलेटिव रिस्क नहीं, कुछ नहीं. और ऐसा करके क्या किया, ऐसा करके क्या किया बोले तो, यूएस का पैसा पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था. हाँ, उसके बाद इंडिया भी था.
तो जितना वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े कंपनीज में यूएस फाइनेंशियल कंपनीज का पैसा था, वो लोग धीरे धीरे अपना पैसा विथड्रॉल कर लिया। और ये लोग अपना पैसा जैसे विथड्रॉल करना चालू कर देगा तो वर्ल्ड मार्केट में क्या होगा? हाँ, अरे कुछ समझ रहे कि नहीं? अगर ये सब बड़े कंपनीज अगर इन्वेस्टमेंट विथड्रॉल कर लेगा तो वर्ल्ड मार्केट क्या होगा? क्रैश कर जाएगा। हाँ, पूरा यही हुआ था, ब्लीड, सिर्फ क्रैश नहीं ब्लीड करता है। लेमन ब्रदर्स का जो हुआ था, जो यूएस रिजर्व का जो केस था, ब्लीड हुआ था सर, ब्लीड, रक्ता, मतलब रक्ताक्त बोले ना हमारा बांग्ला थे, मार्केट पूरा एकदम रक्त रक्त हो गई, ऐसा हालत था। ये देखो 2008 देख रहे सर, 2 बार मार्केट डाउन, देखो क्या कहां से कहां, देखो 19,000 से पहुंच गया था 2007 में निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स, फ्रॉम 19,000 टू 12,000, नहीं 8,000, बाप रे 12,000 पॉइंट नीचे गिरा था। और दूसरा बार ऐसा हुआ कोरोना के फर्स्ट वेव में, फ्रॉम 40,000 टू 30,000, 10,000, उससे भी बड़ा था लेमन ब्रदर क्रैश। समझ पा रहे साहब? मतलब ऐसे होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, ऐसे ही होता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो जब भी अगर किसी का भी एक कंट्री का पॉलिसी, अगर यूएस जैसा कंट्री का पॉलिसी अगर खराब निकले तो फिर उसका इफेक्ट सभी में आता है। बट हाँ, जो अपने आप में अंदर से स्ट्रांग रहेगा उसको कोई गिरा नहीं सकता। जैसे इंडिया में ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत है, और इंडिया थोड़ा सेल्फ कंसेंट्रेटेड था, बहुत ज्यादा दूसरे के पैसे से नहीं रहना चाहता, इसलिए इंडिया में प्रॉब्लम तो हुआ बट बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ मल्टीनेशनल लेवल में ही प्रॉब्लम दिखा इसका, तब लोकल इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिकॉज इंडिया ना बड़ा सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है सर, हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री हैं, लोकल इकोनॉमी में भरोसा करते हैं हम लोग, ठीक है, लोकल इकोनॉमी में भरोसा करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन जो सब कंट्री फॉरेन पैसे से ही चलता है ना, उनका हालत तो एकदम टाई टाई फिश, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी डाउन तो उनका भी जॉब डाउन, ऐसा हालत। बट हमारे जैसे देश में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो कितना लोग खेती करता है, कितना लोग मतलब एनिमल हस्बेंड्री के साथ कनेक्टेड है, कितना सारा लोग लोकल इकोनॉमी में जितना छोटा छोटा चीज़ है उसके साथ कनेक्टेड है, तो इसमें हम लोग सेफ रह गए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि भारत में प्रॉब्लम नहीं आया था, इंडिया के मुंबई, कलकत्ता, आईटी सेक्टर्स में बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बेंगलुरु बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, हैदराबाद, इनके साथ जुड़े हुए जितने भी मतलब एम्प्लॉयमेंट था, मुश्किल का सामना करना पड़ा सर, बहुत जॉब क्राइसिस हुआ था। आप सुनोगे इस तरह का स्टोरी, आप किसी भी जो भी, उस टाइम पे मैं तो जस्ट स्कूल ख़त्म ही कर रहा था, तो मेरे को तो ये असर नहीं पड़ा, बट अगर और 3-4 साल बाद होता तो मेरे को भी शायद सहना पड़ता, मतलब स्पेशली जो लोग ऑन दैट टाइम ग्रेजुएट हुआ था उनको बहुत मुश्किल हुआ था, ठीक है। तो ये है यूएस इकोनॉमी की कहानी, ये भी एक तरह का मतलब इकोनॉमी डाउन जाने का एक अनदर एग्जाम्पल। तो अभी तक वर्ल्ड इकोनॉमी में ये कुछ फेज है जो इकोनॉमी को डाउन में लेके गया, जिसमें 1930s वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में, 2000 का आईटी बबल बस्ट, 2008-9 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू लेमन ब्रदर्स एंड फेडरल रिजर्व के डिसीजंस यूएस का, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर बिजनेस साइकिल के कुछ फीचर्स दिया हुआ है सर, ठीक है। बिजनेस साइकिल occurs periodically although they do not exhibit the same regularity, मतलब सेम बार सेम होगा, रेगुलरली होगा ऐसा नहीं है। द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल्स वेरी, कभी 10 साल, कभी 30 साल, कभी 50 साल, कभी 5 साल, कभी 1 साल, कुछ भी हो सकता है। द इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑल्सो वेरीज। Business cycle have distinct phases of expansion, peak and contraction, and through these phases seldom display smoothness and regularity. The length of each phase is also not definite. कोई डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, दे आर परवेसिव एज वेल। यस, फ्री मार्केट इकोनॉमी में इस तरह का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी जैसे कि चाइना जैसे इकोनॉमी में ऐसा प्रॉब्लम ज्यादा होगा नहीं, ठीक है, अगर कंट्रोल है वो उनका इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल है तो। दे आर परवेसिव एज वेल एज डिस्टर्बेंस, मतलब जैसे मैं आपको बोला ना, इंडिया में कुछ सेक्टर्स में हुआ, जैसे जो कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं वहां पर प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट या फिर इंडिया, हाँ बोलो सर। सर अगर चाइना वो गवर्नमेंट इसमें भी है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड भी है, तो फिर भी चाइनीज कंपनीज तो इसमें इनरोल्ड है ना, डिफरेंट इसमें, तो उनका तो होने वाला है ना प्रॉब्लम्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है ना, चाइना का ऐसा हालत है, मतलब ऐसा सिचुएशन है, चाइना में जो कॉर्पोरेट भी बनाते हैं ना, उन्हें भी गवर्नमेंट का ही हिसाब से करना पड़ता है, मतलब वहां पर मतलब बिजनेसमैन के पास भी ना, कॉर्पोरेट जो लोग कॉर्पोरेट है, सोशलिज्म है, हाँ बोलो, चाइना में सोशलिज्म है।
हाँ सोशलिज्म के कारण वैसे वन पार्टी कंट्री, ठीक है, वन पार्टी कंट्रोल का कंट्री। तो जैसे मानो ना, जैसे रिसेंटली ये अपना जैक मा, ठीक है, जैक मा एशिया गायब कर का, दिया था। हाँ जैक मा गायब मतलब उसको सामने नहीं आने दे रहा था, ठीक है, क्योंकि ग्लोबली उनका आवाज पहुंच जाएगा तो मुश्किल बढ़ जाएगा, ठीक है, चाइना का इमेज खराब हो जाएगा, ठीक है, जैक मा को चुप करा दिया था, जो एशिया का रिचेस्ट पर्सन है। अब ऐसे लोगों को भी चुप करा दोगे। इनका एक कंपनी है एंड ग्रुप बोल के, उस एंड ग्रुप का आईपीओ लाना चाह रहा था, तो उसके आईपीओ में गवर्नमेंट अपना हिस्सा रखना चाहता था। तो गवर्नमेंट को कितना हिस्सा मिलेगा या कितना स्टेक होल्डिंग मिलेगा, ये बिजनेसमैन पार्टी सोच डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा? बिजनेस पार्टी। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि उसको कितना मतलब स्टेक होल्डिंग चाहिए। समझ रहे हैं ना सर, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चाइना ऑब्वियसली कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करेगा, क्योंकि नहीं तो बिजनेस चलाना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करता सर। जैसे हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम है, चाल का दाम दाम क्या रहेगा, दाल का दाम क्या रहेगा, ये गवर्नमेंट डिसीजंस लेगा ना तो मुश्किल बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन है, चाल का दाम, तेल का दाम, दाल का दाम, सब्जी का दाम कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट उसको देखेगा ऑब्वियसली, लेकिन दिन रात उसी में पॉलिटिक्स नहीं करेगा। जैसे हमारे देश में ऐसी प्रॉब्लम है ना, प्याज का दाम बढ़ गया, गवर्नमेंट को भाई क्यों प्याज का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, मतलब नॉर्मल पीने वाला तेल ना, मतलब खाने का जो तेल है, ठीक है, मतलब मैं पेट्रोल डीजल का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कॉमर्शियल है, मतलब तेल का दाम बढ़ गया, गवर्नमेंट देखो क्या चल रहा है। अरे भाई गवर्नमेंट तेल का दाम, प्याज का दाम ये करेगा या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा? आप क्या चाहते हो कि देश का सभी काम ठीक ठाक से हो, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब ठीक ठाक से चले? हाँ, कुछ चीजों को अपनी हालत में छोड़ देना चाहिए ना। मतलब देयर इज अ बिग डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट क्या करेगा, व्हाट इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे चाइना में देखो ना, वो लोग किया है, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन पावर अपने हाथ में रखा है, लेकिन बाकी बिजनेस को अपनी हालत में छोड़ दिया, लेकिन कहीं किसी किसी चीज में थोड़ा कंट्रोलिंग करेंगे। अब सही गलत का बात नहीं करूंगा सर कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट मैं आपको डिफरेंट कैरेक्टर समझा रहा हूँ कि चाइना क्या कर रहा है। देखो जैक मा जैसे कंपनीज को भी नहीं छोड़ रहा है कि उसमें भी अपना कंट्रोलिंग रखना चाहता है, बट बिजनेस करने में नहीं रोकेगा। आप करो ना अपना बिजनेस, गवर्नमेंट कुछ चीजें दिमाग में रखेगा, कुछ चीजें छोड़ देगा। जैसे इंडिया में क्या चल रहा है, जो बेसिक चीजें उसी पे गवर्नमेंट दिमाग खराब करना पड़ता है। गवर्नमेंट को उस सब चीज पे हट जाना चाहिए। चाल डाले व्यापारी माथा खामी है गवर्नमेंट की करবে। हाँ, नहीं बोलेगा सर नहीं इंडिया में लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा अगर सब कुछ मतलब प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो अब नहीं समझ रहे, बात प्राइवेटाइज की नहीं है, कुछ चीजों को अपनी जगह पे छोड़ देना चाहिए। वो मार्केट डिमांड सप्लाई कंट्रोल कर लेगा उसको। प्राइवेट तो बिग बाजार भी चलाते हैं, तो क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? नहीं, प्राइवेट तो रिलायंस का रिलायंस फ्रेश भी चल रहा है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया क्या? नहीं, कुछ चीजें वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, मार्केट है वो कंट्रोल हो जाएगा। गवर्नमेंट को अपने बिजनेस मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस कर देना चाहिए, कंट्री को कंट्रोल करने में फोकस कर देना चाहिए, तो गवर्नमेंट का भी हेडेक कम हो जाएगा ना। तभी तो वो अच्छा मैनेज करेगा कंट्री को, तभी तो बॉर्डर में और ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, कंट्री के अंदर हेल्थ एजुकेशन पे भी संभाल पाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन कंट्री में तो गवर्नमेंट क्या है ना, ऐसे हम पब्लिक के कारण ही ऐसे हैं, पब्लिक के कारण ही ऐसे, बिकॉज वी वांट दैट ये गवर्नमेंट यही सब चीज में रहे, प्याज के दाम पे ही जिंदगी बिता दे, बाकी चीज छोड़ दे। पता है इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था ड्यू टू प्याज के दाम गिर गया, बढ़ गया था बोल के, पता है आप लोगों को? ये मेरे को पता नहीं है, मैं सुना हूं सर, क्योंकि इंदिरा गांधी के जी के सरकार के टाइम पे मेरा जन्म नहीं हुआ था। समझ रहे सर आप लोग? फिर ऐसा सिचुएशन का कारण पॉवर्टी नहीं है कि इंडिया में पॉवर्टी है इसीलिए लोग ज्यादा टेंशन में है कि अगर बढ़ जाएगा तो हम कैसे चलेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक नीड्स है। आपको नहीं लगता कि ये जो टू मच कंट्रोलिंग के कारण पॉवर्टी है? 76 ईयर्स हो गया इंडिपेंडेंस होके, कितना दिन पकड़ के रखोगे? माँ बाप अपने बच्चे को हाथ पकड़ के कितना दिन चलना सिखाएगा? एक टाइम के बाद तो छोड़ना पड़ेगा ना। क्या लगता है आप लोगों को? आप ही तो बोलते हो कि मैं अभी छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया, नहीं बोलते? हाँ सर। बस सही तो है, सुनने में थोड़ा हाँ अजब लगता है सर, बट यही सोच है, थोड़ा गहराई में सोचोगे तो समझोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ देने से गरीब एकदम रातों रात अमीर बन जाएगा। सर इसका भी मार्केट ओपन कर देना चाहिए।
मेरे को कहने का मतलब है कि गरीब को गरीब बोल के कितना याद दिलाओगे भाई, तुम गरीब हो, मैं तुम्हें सब्सिडी दे रहा हूँ, तुम बैठे बैठे खाओ। हाँ, जितना दिन आप उसको याद दिलाते रहोगे भाई तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, उतना दिन पॉलिटिक्स का करप्शन चलता जाएगा सर। आप बेसिक नीड्स फुलफिल कर दो, बेसिक एजुकेशन दे दो, बेसिक हेल्थ दे दो, अब उसको बोलोगे भाई अपना इनकम खुद करो। समझे कुछ? हाँ सर, ठीक जैसे माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करेगा, बेसिक एजुकेशन दे देगा, बेसिक खाना दे देगा, उसके बाद क्या बोलेगा कि भाई अभी अपना जिंदगी खुद देखो, हम हाथ पकड़ के कितना चलाएंगे तुमको, तुम बड़ा हो पाओगे क्या? जिंदगी भर तो माँ बाप नहीं रहता है ना सर। तब बच्चे का क्या होता है ना, वो मुंह गिर के सामने गिरेगा सर, मुंह के बल गिरेगा, और संभाल ही नहीं पाएगा अपने आप को, क्योंकि उसको पता है ना कि जिंदगी भर माँ बाप सब्सिडी दे के आया है मेरे को। अब वो सब्सिडी ढूंढेगा कि कौन सा सरकार सब्सिडी दे रहा है। तभी तो ये भीख का सरकार, भीख मांगा राजनीति चलता है। वोट के टाइम पे 500 1000 दे दो, वोट मिल जाता है। ये जो खून में जो आ गया है ना सर, इसको चेंज करना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चाहे कोई भी सरकार चलाए, मोदी चलाए, दीदी चलाए, एनीवन, ये चेंज होना पड़ेगा। कुछ सेगमेंट्स को थोड़ा आइडेंटिफाइड सेक्टर्स है, देयर आर सम ट्राइबल सेक्टर्स, देयर आर सम ट्रूली गरीब सेक्टर्स जिनके पास कुछ नहीं है, उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करो। अगर काउंट करोगे तो 10 करोड़ के आसपास होंगे, बट 120 करोड़ को तो छोड़ दो सर। हाँ, 10 करोड़ को देखो ना, बट 120 करोड़ को छोड़ दो। कुछ आइडेंटिफाइड सेक्टर्स को छोड़ के बाकियों को छोड़ दो ना नॉर्मल में। ये क्यों हाथ पकड़ के कितना दिन चलेंगे? हाँ, समझ पाया कुछ? सोचना सर, विचार करना। मैं आपको कोई भी चीज जबरदस्ती थोपता नहीं हूँ कि सर मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। मेरा कहने का मतलब है जो भी बोलता हूँ आपको मैं पैरामीटर में कुछ ना कुछ साथ में बताता हूँ। अब आप फील करना, बड़े होने के साथ साथ आपको भी समझ आ जाएगा कि सर कहना क्या चाह रहे थे। ओके सर, तो यहाँ पर ये बिजनेस साइकिल का पूरा कैरेक्टर का लिस्ट दिया हुआ है जो आपको मैं इतना देर से समझा के आ रहा हूँ, ठीक है? आप एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा, कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल एक बार देखो सर। कुछ इंटरनल कॉजेस हैं और कुछ एक्सटर्नल कॉजेस। सर देखो, बिजनेस साइकिल का इंटरनल क्या क्या हो सकता है? इट्स लाइक फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स इंटरनली काम करता है। एक्सटर्नल में वार, पोस्ट वार रिकॉन्स्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी शॉक, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक्सटर्नल लेवल में काम करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं रहता, हो जाता है। और इंटरनली जो रहता है हमारे हाथ में, वो है ये कि आप इफेक्टिव डिमांड को ठीक रख सकते हो, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट को ठीक रख सकते हो, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ठीक रख सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को ठीक रख सकते हो, मनी सप्लाई रिलेटेड मैटर को कंट्रोल में रख सकते हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंट्रोल में रख सकते हो। बट वार, पोस्ट वार, टेक्नोलॉजी शॉक, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इसको आप नहीं रख सकते। कोरोना को आप अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। अगर इंडो चाइना या इंडिया पाकिस्तान वार हो जाए, यू कांट कंट्रोल सर, ठीक है? वो अगर हमारे देश में आके हमको मार के जाएगा तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, ठीक है? 2 4 सह लेंगे, बट अगर ज्यादा हो गया तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो ऐसे ही बात है सर। दोनों फैक्टर्स यहाँ पर चुपचाप बोला हुआ है, एंड यू ऑल नो एवरीथिंग, यू ऑल नो एवरी पॉइंट, तो प्लीज गो थ्रू वंस, ठीक है? सभी पॉइंट आपको पता है सर, जस्ट एक बार गो थ्रू करना, कोई डाउट रहे तो मेरे को पूछ लेना। ओके विश्वजीत? यस सर। और इस नोट्स के नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है? और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्ट नहीं, सारा आपको एमसीक्यू ही मिलेगा। आप जरूर एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है? इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग दूसरा टॉपिक में बात करेंगे। तो ये बिजनेस साइकिल एक इकलौता अलग टॉपिक था जो प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट से एक अलग टॉपिक है, इसलिए मैं सोचा कि इस टॉपिक को एक बार करा देता हूँ, जो बहुत वाइटल टॉपिक लगता है मुझे। ओके सर, ठीक है? हे अर्पिता, বল, বুঝতে পেরেছিস? Yes, sir. স্নেহাশিস আছিস? স্নেহাশিস আছিস? আওয়াজ তো পাচ্ছি না। আদৃতি ক্লিয়ার? আদৃতি বল। হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। ওকে, ঠিক আছে স্যার, আমি নোটসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, একবার বাড়িতে গো থ্রু করে নিস, ঠিক আছে? विश्वजीत घर में पढ़ लो पूरा इकोनॉमिक्स, ठीक है? और मेरे को टेस्ट पेपर जमा करो सर, ठीक है? विश्वजीत को बोल रहा हूँ, सामने एग्जाम है, ठीक है? बाकी लोगों को भी मैं टेस्ट पेपर
मॉक टेस्ट पेपर भेजा स्पेशली आदृति को, स्नेहाशीष को, तो आप लोग भी मेरे को टेस्ट पेपर सेंड करो सर, ठीक है? जब भी मौका मिले सेंड करते रहो आदृति, ठीक है सर? ओके हाँ स्नेहाशीष, सर। यस ओके ठीक है, चलो फिर टाटा सबको, बाय बाय सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, Bye. बाय सर।